हेलो एवरीवन। आज हम अपने फिटर के टॉपिक ग्राइंडर को पढ़ेंगे। तो इसमें यूथ बुक्स के अकॉर्डिंग ये हमारा चैप्टर नंबर 10 है, ग्राइंडिंग व्हील एवं ग्राइंडिंग मशीन, ग्राइंडिंग व्हील एंड ग्राइंडिंग मशीन। इसका टॉपिक 1 है हमारा ग्राइंडिंग का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग व्हील क्वेश्चन नंबर 1, जूम करके देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 1, ग्राइंडिंग व्हील इन गुड कंडीशन मेक्स द, अच्छी हालत में पीसने वाला पहिया बनाता है। इसका क्वेश्चन का मैं समझाता हूँ पहले कि ग्राइंडिंग व्हील इन गुड कंडीशन मेक्स द, यानी कि हिंदी छोड़िए, इसकी क्वेश्चन को बता रहा हूँ कि ग्राइंडिंग व्हील इन गुड कंडीशन मेक्स द, यानी कि जो ग्राइंडिंग व्हील जो हमारा अच्छी कंडीशन में होता है, परफेक्ट जो मैन्युफैक्चर होता है, वो किस तरह की आवाज़ करता है जब हम उसको मैलेट से उसमें स्ट्राइक करते हैं, ठोकते हैं। उस पर हथौड़ा होता है, एक मैलेट होता है जो लकड़ी का हथौड़ा होता है, तो किस तरह की आवाज़ करता है। तो इसका ऑप्शन ए है फ्लैट साउंड, ऑप्शन बी है डल साउंड, ऑप्शन ए फ्लैट साउंड, ऑप्शन बी डल साउंड यानी मंद ध्वनि, ऑप्शन सी रिंगिंग साउंड, ऑप्शन डी डिसेबल साउंड, अच्छा ध्वनि। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रिंगिंग साउंड। जो हमारा ग्राइंडिंग व्हील होता है, जब हम उसकी माउंटिंग करते हैं तो माउंटिंग करने से पहले हम अपने ग्राइंडिंग व्हील को एक टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं ग्राइंडिंग व्हील को कि वो मतलब कि हमारा ग्राइंडिंग व्हील परफेक्ट है कि नहीं है, उसके अंदर क्रैक्स वगैरह तो नहीं है। अगर हम ग्राइंडिंग व्हील को सबसे पहले ये चेक करने के लिए माउंटिंग ऑफ ग्राइंडिंग व्हील से पहले उसको चेक करते हैं, तो हम उसको एक धागे से या डोरी से उसको टांगेंगे 90 डिग्री पे। फिर हम उसके हथौड़े से मैलेट जो होता है, लकड़ी का हथौड़ा जो होता है, जो शीट मेटल वर्क में काम आता है, उससे हम उस पर चोट करेंगे। अगर हमारा ग्राइंडिंग व्हील रिंगिंग साउंड देता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा, जो हमारा अगर रिंगिंग साउंड देता है, टिन टिन की आवाज़ करता है, तो हमारा अच्छा ग्राइंडिंग व्हील होगा। गुड कंडीशन मेक्स गुड कंडीशन, गुड कंडीशन वाला मेक्स जो है, अच्छी कंडीशन वाला जो हमारा ग्राइंडिंग व्हील होता है वो रिंगिंग साउंड करता है, टिन टिन की आवाज़ होते हैं। और अगर जो हमारा ख़राब क्वालिटी का जो ग्राइंडिंग व्हील होगा, जिसमें अंदर क्रैक्स वगैरह होंगे, इंटरनल क्रैक्स होगा, तो हमारा डल साउंड करेगा। ये हो गया हमारा डल साउंड। तो ये चीज़ हमारा क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन कि हमारा इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा डल साउंड और करेक्ट आंसर हो जाएगा रिंगिंग साउंड। तो ये है ऑप्शन सी, अच्छी हालत में पीसने वाला पहिया रिंगिंग ध्वनि करता है। इसको मैं आपको दिखाता हूँ बुक से। ये हमारे, मैं कैमरा खोलता हूँ, ये हमारी बलवीर सिंह के है फिटिंग सिद्धांत। और भी बुक्स में है, लेकिन ये चीज़, ये टॉपिक यहीं से क्लियर हो जाएगा। इसमें दिखाता हूँ, ये देखिए, ये है हमारा माउंटिंग ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। ये देखिए, ग्राइंडिंग व्हील को ग्राइंडिंग मशीन के स्पिंडल पर बांधने से पहले व्हील को परख लेना चाहिए कि व्हील कहीं से क्रैक तो नहीं है। व्हील के परखने के लिए उसे एक धागे से बांधकर और लटकाकर मैलेट से हल्की सी चोट मारनी चाहिए। ज़्यादा तेज़ी नहीं चोट मारेंगे, हल्की मारेंगे। चोट लगने से यदि टन की आवाज़ आती है तो समझना चाहिए कि व्हील ठीक है। यदि डल या भारी आवाज़ आती है तो समझना चाहिए कि व्हील कहीं से क्रैक है और ऐसे व्हील का प्रयोग नहीं करना चाहिए। देखिए, हमने इसको ग्राइंडिंग व्हील के यहाँ पर टांगा, फिर उस पर इसमें से मैलेट से चोट कर रहे हैं, इंस्पेक्शन हो रहा है। ये ऑप्शन इंस्पेक्शन का है, ऑप्शन बी माउंटिंग का है। तो इसमें इंस्पेक्शन में इसी तरह से रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होगी तो हमारा ग्राइंडिंग व्हील यूज के लायक होगा, और अगर डल साउंड होगा तो हमारा ग्राइंडिंग व्हील यूज के लायक नहीं होगा, उसको हम यूज नहीं करते। उसकी बाकी डिटेल्स हैं, लेकिन वो अपना क्वेश्चन नहीं है। अब उसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग कटिंग एक्शन ऑफ ग्राइंडिंग व्हील इज कॉल्ड, यानी कि पिसाई पहिए के कटाई कार्य में सुधार करने की प्रक्रिया कहलाती है। पिसाई पहिए, ये छोड़िए, इतनी शुद्ध हिंदी नहीं मिलेगी आपको देखने को। हम इसको लेते हैं ग्राइंडिंग व्हील को, पिसाई पहिए की जगह हम ग्राइंडिंग व्हील लेते हैं, ठीक है। तो ग्राइंडिंग व्हील के कटाई कार्य में सुधार करने की प्रक्रिया कहलाती है, मतलब कटाई कार्य। इसके लिए हमको कटाई कार्य में सुधार की प्रक्रिया को समझने से पहले हमको उसमें दोष को समझना पड़ेगा कि हमारे ग्राइंडिंग व्हील में किस प्रकार के दोष होते हैं और कैसे आ जाते हैं। अगर हम दोष को समझ जाएंगे तो हम इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे पाएंगे।
तो हमारा ये जो ग्राइंडिंग व्हील होता है इसमें मेन हमारे क्या होते हैं, 2 दोष होते हैं। एक होता है हमारा ग्लेजिंग दोष होता है, एक हमारा लोडिंग दोष होता है। तो ग्लेजिंग में हमारे क्या होता है, ग्राइंडिंग व्हील का जो फेस होता है एकदम शीशे की तरह चिकना हो जाता है और कटाई करना बंद कर देता है। मतलब उसके जो ग्रेन्स होते हैं अब एब्रेसिव ग्रेन्स हो जाते हैं, अब घर्षित ग्रेन्स होते हैं, वो काम करना बंद कर देते हैं और बॉन्ड नए ग्रेन्स को आने नहीं देता है, यानी बॉन्ड उसको छोड़ता नहीं है वहाँ पे। तो हमारा लोडिंग ग्लेजिंग दोष होता है। लोडिंग में नाम से समझेंगे, लोडिंग मतलब किसी चीज़ का लोड हो जाना। तो हमारा ग्राइंडिंग व्हील का जो फेस होता है कटिंग के दौरान उस पर मेटल के चिप्स उस पर हमारे अटक जाते हैं या फंस जाते हैं, तो हमारा दोष होता है लोडिंग दोष होता है। ये ग्लेजिंग दोष हो गया और लोडिंग दोष हो गया। इससे हमारे ग्राइंडिंग व्हील में जो कटिंग एक्शन होता है, यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, कटिंग एक्शन हमारा काम नहीं करता है, डल हो जाता है। तो हम कटिंग एक्शन को इम्प्रूव करने के लिए हम जो काम करते हैं वो हमारा होती है ड्रेसिंग ऑपरेशन होता है। ये देखिए ऑप्शन करेक्ट, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ड्रेसिंग कार्य। अगर हम ऑप्शन बी देखें, टर्निंग ऑपरेशन, ऑप्शन सी कटिंग ऑपरेशन, ऑप्शन डी फेसिंग ऑपरेशन, तो ये टर्निंग, कटिंग, फेसिंग हमारे तीनों लेथ मशीन से ज़्यादा संबंधित होते हैं। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसकी एक्सप्लेनेशन इसमें दी है, पिसाई पहिए के कटाई कार्य में सुधार की प्रक्रिया ड्रेसिंग कहलाती है। ड्रेसिंग का तात्पर्य पहिए को साफ करना तथा धातु चिप्स और कुंद अपघर्षण कणों को निकाल देना है, जिससे कि नए कण कटाई की स्थिति में आ जाए। कुंद अपघर्षण, कुंद का मतलब होता है ब्लंट यानी कि जिनका एज खत्म हो जाती है, जो हमारे ये क्या बोलते हैं, कटिंग ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं, तो उसको हम कुंद बोलते हैं। थोड़ा टफ हिंदी है लेकिन इसको ब्लंट से याद रखेंगे, ब्लंट हो जाता है हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा क्वेश्चन नंबर जो 2 था इसकी मैं एक्सप्लेनेशन आपको फिर से बुक से दिखा देता हूँ, एक मिनट। ये भी इसी में हमारे मिल जाता है, बलवीर सिंह में ही है। तो यहाँ पर देखिए, ग्राइंडिंग के संबंध में कुछ संकेत, सम पॉइंट्स ऑन ग्राइंडिंग। ग्लेजिंग दोष है और लोडिंग दोष है। तो यहाँ पर आपको बताता हूँ ऐसे, ग्राइंडिंग व्हील के एब्रेसिव ग्रेन्स जब बॉन्ड की अपेक्षा जल्दी घिस जाते हैं तो व्हील का फेस शीशे के समान चमकदार हो जाता है। इसे व्हील का ग्लेजिंग होना कहते हैं। इसके अधिक फाइन ग्रेन्स या अधिक हार्ड बॉन्ड वाले व्हील होने के कारण प्रायः ग्लेजिंग हो जाती है। यहाँ पर देख लीजिए कि ये हमारा ग्लेजिंग किस कारण होती है। तो ग्लेजिंग हमारे किस लिए होती है कि या तो बहुत ज़्यादा फाइन ग्रेन्स होंगे, यानी कि फाइन ग्रेन्स मतलब होता है कि जो उसके अपघर्षक होंगे वो बहुत ही छोटे साइज़ के होंगे। हमारे ग्रेन्स का भी होता है ना, ग्राइंडिंग व्हील में 4 इसके ग्रुप होते हैं, कोर्स, मीडियम, फाइन, वेरी फाइन। तो अगर फाइन में होता है ना हमारा 220 से 600 के रेंज में होता है। इसको मैं आपको अगले क्वेश्चन में जब आएगा तो उसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा ग्रेन्स के स्ट्रक्चर में, ग्रेन्स के बारे में, एब्रेसिव के बारे में और ग्रेड के बारे में। तो यहाँ पर इस तरह समझ लीजिए कि जो फाइन ग्रेन्स होगा, जो बहुत बारीक एब्रेसिव होते हैं, उनको यूज करने से हमारा ग्लेजिंग दोष आता है। और उनके साथ अगर हम हार्ड बॉन्ड का यूज करेंगे, फाइन ग्रेन्स के साथ हार्ड बॉन्ड का यूज करेंगे तो तब हमारा ग्लेजिंग दोष हो जाएगा। इसका रीज़न ये होता है कि हार्ड बॉन्ड है और ग्रेन्स फाइन से, तो जो ग्रेन्स घिसने के बाद हमारा हार्ड बॉन्ड होगा, हार्ड बॉन्ड हमारे छोड़ेगा नहीं उस घिसे हुए ग्रेन्स को, तो छोड़ेगा नहीं तो वो एकदम शीशे की तरह चमकने लग जाएगा। इसलिए हार्ड बॉन्ड और फाइन ग्रेन्स के यूज़ करने से हमारा ग्लेजिंग दोष उत्पन्न हो सकता है। इससे व्हील की काटने की क्षमता कम हो जाती है। इसे ड्रेसिंग करके ठीक किया जा सकता है। ग्लेजिंग दोष हो चाहे लोडिंग दोष हो, दोनों ही हमारे ठीक किससे होंगे, ड्रेसिंग ऑपरेशन से होंगे। अब देख लेते हैं लोडिंग। ग्राइंडिंग करते समय व्हील के फेस पर धातु के कुछ कण फंस जाते हैं, इसे लोडिंग कहते हैं। हार्ड बॉन्ड वाले व्हील से सॉफ्ट धातु की ग्राइंडिंग करते समय और कम स्पीड पर ग्राइंडिंग करते समय प्रायः लोडिंग हो जाती है। इसे भी ड्रेसिंग करके ठीक किया जा सकता है। मतलब कि हमारे लोडिंग दोष किस वजह से होगा, इसको मैं समझाता हूँ आपको। पहला होगा हार्ड बॉन्ड होगा, हार्ड बॉन्ड इसमें भी कॉमन था, लोडिंग ग्लेजिंग में भी और लोडिंग में भी। तो एक हार्ड बॉन्ड होगा और दूसरा इसमें होगा सॉफ्ट धातु की ग्राइंडिंग के कारण, यानी कि हार्ड बॉन्ड से सॉफ्ट धातु की ग्राइंडिंग करेंगे तो सॉफ्ट धातु क्या होगी, कट करके हमारे ग्राइंडिंग व्हील के फेस पर लोड हो जाएगी। या धीमी गति से करेंगे तो धीमी गति पे होने की से करने पर क्या होगा कि जो ग्राइंडिंग व्हील होगा वो चिप्स को जो फेंक देता है
वो फेंकने के बजाय जैसे घूम रहा है ग्राइंडिंग व्हील, अगर ये धीमे धीमे घूमेगा तो इसके जो स्ट्रक्चर होगा ग्राइंडिंग व्हील का तो उसमें घुस जाते हैं, तो इससे भी लोडिंग हो जाएगी। तो यही है कि हार्ड बॉन्ड सॉफ्ट धातु की ग्राइंडिंग के कारण हमारा लोडिंग दोष होगा, और हार्ड बॉन्ड और फाइन ग्रेन्स के द्वारा हमारा ग्लेजिंग दोष होगा। फिर यहाँ पर ट्रूइंग है, ड्रेसिंग है, व्हील ड्रेसर है, तो इसको हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझेंगे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। A50 M6 V18 निम्न की एक विशिष्टता है। घिसाई पहिया यानी ग्राइंडिंग व्हील, ऑप्शन बी अपघर्षी पाउडर यानी एब्रेसिव ग्रेन्स पाउडर, सी बर्मा जिग यानी ड्रिल जिग, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो हम जानते हैं कि जब हम ग्राइंडिंग व्हील का स्पेसिफिकेशन करते हैं तब हमको ये इस तरह से हमको देना पड़ता है स्पेसिफिकेशन। ये हमारा ग्राइंडिंग व्हील की स्पेसिफिकेशन है, जिसमें से आपको बताता हूँ, जिसमें से पहला ए है, ये हमारा एब्रेसिव को दर्शा रहा है कि हमारा एब्रेसिव एल्युमिनियम का है, एल्युमिनियम ऑक्साइड का है कि सिलिकॉन कार्बाइड का है। यहाँ पास एल्युमिनियम ऑक्साइड का एब्रेसिव व्हील यूज किया गया है, इसलिए यहाँ पास ए यूज हुआ है लेटर का यूज, और अगर सिलिकॉन कार्बाइड का यूज होता तो यहाँ पास सी होता। 50 जो है हमारा, ये हमारा ग्रेन साइज होता है, इसका जो 50 है वो हमारा ग्रेन साइज होता है अपघर्षी कण। एम जो होता है इसका ग्रेड होता है। 6 जो होता है इसका स्ट्रक्चर होता है, और जिसका वी है वो हमारा बॉन्ड को दर्शाता है, नहीं विट्रीफाइड बॉन्ड, वी से विट्रीफाइड बॉन्ड आता है। और 18 इसका कंपनी जो अपना देती है स्पेसिफिकेशन इसके ग्राइंडिंग व्हील का, तो वो है, तो हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट होता है। इसमें देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन, एंड आंसर ए है। ए 50 M6 V18 घिसाई पहिए की विशिष्टता होती है, यानी ग्राइंडिंग व्हील की स्पेसिफिकेशन होती है। इसके द्वारा पहिए की साइज, एब्रेसिव कणों की साइज या ग्रेट बॉन्ड का ग्रेड तथा स्ट्रक्चर आदि प्रदर्शित करते हैं। देखिए ए फॉर एब्रेसिव कण यानी एब्रेसिव ग्रेन, फिर कणों का ग्रेड यानी ग्रेन का नंबर 50 से, बॉन्ड का ग्रेड M होता है, स्ट्रक्चर 6 होता है। स्ट्रक्चर और बॉन्ड ग्रेड एब्रेसिव ग्रेन में जब क्वेश्चन होगा तो वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, जिसमें से यहाँ पर हमारा डेंस स्ट्रक्चर है 6 नंबर का, और फिर बॉन्ड है V फॉर विट्रीफाइड बॉन्ड यूज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पर हम ग्राइंडिंग व्हील की स्पेसिफिकेशन देख लेंगे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट, इसी क्वेश्चन देख लेते हैं। ये इतना चीज़ आप याद रखेंगे जो इसमें ये है। ये देखिए ग्राइंडिंग व्हील मार्किंग सिस्टम, ये देखिए यहाँ पास 51A 46L 5V23। तो इसमें से हमको पहला नंबर जो है और लास्ट वाला है, ये हमारे दोनों काम के नहीं है। क्वेश्चन हमारा इनमें से ही पूछे जाते हैं। A 46 L 5V23, तो हमारा A होता है एब्रेसिव का टाइप यानी अपघर्षक का प्रकार, और जहाँ पे ये 46 हो या 56 हो या 60 हो हमारा ग्रेन साइज होता है। और जो L है ये तीसरे नंबर पे होता है, पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे ये ग्रेड होता है। कई बार क्वेश्चन में ऐसे पूछा गया है कि ग्राइंडिंग व्हील मार्किंग सिस्टम में तीसरे नंबर का तत्व जो होता है, एलिमेंट होता है, वो हमारा ग्राइंडिंग व्हील का क्या दर्शाता है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रेड हो जाएगा। चौथा नंबर क्या दर्शाता है, तो स्ट्रक्चर हो जाएगा। पहला नंबर क्या दर्शाता है, तो एब्रेसिव हो जाएगा। इस तरह क्वेश्चन होते हैं। तो ये L होता है, ये हमारा ग्रेड हो गया। ग्रेड में हमको पता होगा कि हमारे अल्फ़ाबेट में A से Z तक के हमारे ग्रेड होते हैं। A से H हो गया, और फिर I से P हो गया, और Q से Z हो गया। हमारे ग्रेड के 3 ग्रुप होते हैं, उसको देखेंगे क्वेश्चन में। तो अभी इतना समझ लीजिए कि ग्रेड के हमारे 3 ग्रुप होते हैं, जिनमें से ये L जो है हमारे ग्रेड को दर्शा रहा है। किसके बीच में आ जाएगा, A से H में नहीं आएगा, I से P में आ जाएगा, यानी कि हमारा मीडियम ग्रुप में आएगा। और ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया 5, ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। स्ट्रक्चर के हमारे 2 ग्रुप होते हैं, एक डेंस ग्रुप होता है, एक ओपन ग्रुप होता है। और ये बॉन्ड में V फॉर विट्रीफाइड बॉन्ड, ये देखिए यहाँ पर है इसका, ये इसकी स्पेसिफिकेशन आप ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन आएगा तो फिर मैं इसका एब्रेसिव टाइप, ग्रेन साइज, ग्रेड, स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करूँगा। ये इस क्वेश्चन के लिए इतना काफ़ी है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। घिसाई पहिए की कठोरता निम्न द्वारा विनिर्दिष्ट
की जाती है, यानी कि जो हमारा ग्राइंडिंग व्हील की हार्डनेस है वो हमारा किसके द्वारा स्पेसिफाई की जाती है? तो ऑप्शन ए BHN, ऑप्शन बी वर्णमाला का अक्षर, ऑप्शन सी LPN, ऑप्शन डी खोज परीक्षण। तो इसमें से ऑप्शन बी वर्णमाला का अक्षर ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब मैं बताता हूँ कि ये यहाँ पास क्वेश्चन है घिसाई पहिए कठोरता यानी ग्राइंडिंग व्हील की हार्डनेस। तो इसका मैं आपको पहले से बता देता हूँ, फिर बुक से समझाता हूँ कि ग्राइंडिंग व्हील की जो हमारी हार्डनेस होती है वो हमारे इसमें अल्फ़ाबेट में आती है, जैसे कि ग्रेड में आती है। ग्रेड जो होता है वो हमारे ग्राइंडिंग व्हील की कठोरता दर्शाता है, जैसे हम डिग्री ऑफ बॉन्ड भी कहते हैं। तो ग्रेड जो होता है वो हमारे ग्राइंडिंग व्हील की कठोरता यानी हार्डनेस को दर्शाता है, जिसमें से ए से एच 3 ग्रुप होते हैं, जिसमें से एक पहला ग्रुप होता है ए से एच, दूसरा होता है आई से पी और तीसरा होता है क्यू से जेड। तो जहाँ पर हमारा ए से एच जो होता है ये सॉफ्ट ग्रेड होता है, आई से पी जो हो गया हमारा मीडियम ग्रेड होता है, और क्यू से जेड जो होता है, क्यू से ए से एच, आई से पी और क्यू से जेड जो होता है हमारा हार्ड ग्रेड आता है। क्योंकि जो हमारा बॉन्ड का ग्रेड होता है अल्फ़ाबेट में, अगर अल्फ़ाबेट बढ़ते जाते हैं तो इसकी हार्डनेस बढ़ती जाती है। तो हमारा जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्णमाला का अक्षर। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं फिर बुक से समझते हैं। आंसर इसका भी घिसाई पहिए की कठोरता वर्णमाला का अक्षर द्वारा निर्दिष्ट की जाए, जैसे 200 × 30 × 70 A 46 L 6V का तात्पर्य कि पहिया का व्यास 200 mm, मोटाई 30 mm, छिद्र का व्यास 17 mm। इसमें से नहीं समझ में आया होगा, मैं इसको बुक से दिखाता हूँ। ये हमारा कठोरता, ये देखिए ये है हमारा ग्रेड। ये ग्रेड है। जितनी शक्ति से बॉन्ड एब्रेसिव ग्रेन्स को पकड़ता या जोड़ता है उसे व्हील की हार्डनेस या ग्रेड कहते हैं। ये होगा हमारा बॉन्ड एब्रेसिव ग्रेन्स को पकड़ता है जोड़ता है, व्हील की हार्डनेस या ग्रेड कहते हैं। किसको कहते हैं? जितनी शक्ति से बॉन्ड एब्रेसिव ग्रेन्स को पकड़ता है जोड़ता है। ये जितनी शक्ति से बॉन्ड एब्रेसिव ग्रेन्स को पकड़ता है जोड़ता है उसे व्हील के हार्डनेस या ग्रेड कहते हैं। देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा हिंट यहाँ पर लिखा हूँ शॉर्टकट में, फिर उसको देखते हैं। ग्रेड के अनुसार ए से जेड तक व्हील पाए जाते हैं। ए ग्रेड वाला व्हील सॉफ्ट और जेड वाला हार्ड होता है। हार्ड धातुओं के लिए सॉफ्ट और सॉफ्ट धातुओं के लिए हार्ड ग्रेड का व्हील प्रयोग में लाया जाता है। भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार ग्रेड को 3 ग्रुपों में बांटा गया है, जैसे कि निम्नलिखित दिया गया है, जैसे सॉफ्ट ए से एच, मीडियम आई से पी, हार्ड क्यू से जेड। अब ये देखिए यहाँ से ए से ए स्मॉलर देन है जेड से, यानी कि ए का ग्राइंडिंग व्हील जो होता है सॉफ्ट होगा ए ग्रेड का और जेड ग्रेड का हार्ड होगा। ये देखिए यहाँ पर इसकी टेबल है, सॉफ्ट, मीडियम, हार्ड, ए से एच, आई से पी, क्यू से जेड। तो हमारा जो ग्राइंडिंग व्हील की हार्डनेस होती है वो हमारा अल्फ़ाबेट में यानी अंग्रेजी वर्णमाला में दर्शाई जाती हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, मैच द कॉलम फॉर स्टैंडर्ड व्हील A60 J6V। एक आदर्श चक्र A60 J6V के लिए स्तंभों का मिलान करें। लास्ट क्वेश्चन में मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, अगर उसको ध्यान से देखोगे तो ये बहुत आसानी से कर लेंगे। चलिए इसको मैच करते हैं लिस्ट 1 का लिस्ट 2 से। इसका A नंबर है ग्रेड, B है ग्रेन साइज, C है टाइप ऑफ एब्रेशन, D है नंबर ऑफ स्ट्रक्चर। तो ग्रेड हमारा क्या होता है, जस्ट लास्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया कि ग्रेड हमारा अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट में दर्शाया जाता है, जो कि हमारा A से H होगा और I से P होगा और Q से Z होगा। तो हमारा ग्रेड जो होगा वो हमारा हो जाएगा J। यहाँ पर 3 नंबर को देखिए, A को मत लगा देना, क्योंकि हमको ये ध्यान रखना होगा कि हमारे 2 एब्रेसिव होते हैं, एक एल्युमिनियम ऑक्साइड, एक दूसरा सिलिकॉन कार्बाइड। अगर वहाँ पे कहीं पे भी A या C दिख गया तो पक्का होगा कि हमारा टाइप ऑफ एब्रेशन होगा, यानी कि C का A हो जाएगा। ठीक है, और जस्ट लास्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कि ग्रेड जो होता है हमारा वो हमारा A से H, I से P, Q से Z इनके बीच होगा। तो J हमारा I से P के बीच में आता है, तो हमारा A का हमारा कौन सा हो जाएगा, A का हमारा J हो जाएगा, A का हमारा 3 हो जाएगा और C का हमारा 1 हो जाएगा। अब ग्रेन साइज सबसे बड़े नंबर देखिए इसमें
नंबर्स में 60 है तो हमारा ग्रेन साइज हो जाएगा। डी नंबर ऑफ स्ट्रक्चर 6 हो जाएगा, यानी कि जो हमारा संरचना की संख्या है ये 6 हो जाएगा, तो डी का 4 हो जाएगा और ग्रेन साइज का 60 हो जाएगा। मैं अभी आपको ग्रेन साइज भी क्लियर कर देता हूँ इसी क्वेश्चन में, फिर इसके क्वेश्चन के आंसर देखेंगे। ये हमारा ग्रेन्स, देखिए ग्रेन साइज, ये रहे हमारे ग्रेन साइज। पहले ग्रेन साइज को समझते हैं। एब्रेसिव को पीस कर छोटे छोटे कणों के रूप में बना लिया जाता है और फिर अलग अलग साइज की छलनियों में छानकर साफ कर लिया जाता है। इस प्रकार अलग अलग साइज में कण बंट जाते हैं। इन कणों को एब्रेसिव ग्रेन्स कहते हैं। यानी कि जब हम ग्राइंडिंग व्हील बनाते हैं तो हमारे ग्राइंडिंग व्हील बनाने के लिए हमको 2 एलिमेंट होना बहुत ज़रूरी होता है। एक हमारा एब्रेसिव ग्रेन्स होने चाहिए और दूसरा हमारा बॉन्ड होना चाहिए। तो एब्रेसिव ग्रेन्स हमारे एक नेचुरल एब्रेसिव ग्रेन्स हो जाएंगे और हमारा दूसरा हो जाएगा आर्टिफिशियल एब्रेसिव ग्रेन्स हो जाएंगे। जिसमें से नेचुरल एब्रेसिव ग्रेन्स हो या आर्टिफिशियल एब्रेसिव ग्रेन्स हो, तो उनके जो हम उनको पीस करके, तोड़ करके फोड़ते हैं, जैसे टुकड़े करते हैं, तो उससे हमारे कुछ अलग अलग साइज के ग्रेन्स बन जाते हैं। अब घर्षक कण जिसको बोलते हैं हिंदी में, तो ग्रेन्स बन जाएंगे तो उनको हम कई प्रकार की चलनियों से छानते हैं। तो उन चलनियों को छानते हैं तो उनमें से जो जिस साइज का होता है उसको उस ग्रेन्स के नंबर में आ जाता है। जैसे इस प्रकार अलग अलग साइज में कण बंट जाते हैं। इन कणों को एब्रेसिव ग्रेन्स कहते हैं। इनके साइज को नंबरों से इंगित किया जाता है। एब्रेसिव ग्रेन्स को नंबरों से इंगित किया जाता है, ये चीज़ याद रखेंगे, खास तौर पे हाईलाइटेड है। इनके साइज को नंबरों से इंगित किया जाता है। चलनी पर प्रति वर्ग इंच में जितने छिद्र बने होते हैं उसी के अनुसार ग्रेन्स का साइज का वर्गीकरण करते हैं। ये भी चीज़ ध्यान रखेंगे जो हाईलाइटेड है कि चलनी यानी स्क्रीन पर प्रति वर्ग इंच में जितने छिद्र बने होते हैं उसी से हमारा ग्रेन साइज डिसाइड होता है। यदि किसी स्क्रीन पर प्रति वर्ग इंच में 24 छिद्र बने होते हैं और ग्रेन्स उन छिद्रों से निकल जाते हैं और प्रति वर्ग इंच में 30 छिद्र वाली छलनी से नहीं निकलते, तो वे ग्रेन्स 24 नंबर के होंगे। भारतीय स्टैंडर्ड व्यास के अनुसार ग्रेन्स को 4 ग्रुप में बांटा गया है। देखिए ग्रेन्स के 4 ग्रुप हैं, 1 2 3 4। तो इसमें से यहाँ पर इसका अल्फ़ाबेट में नहीं है, ये होता है नंबर में होता है। ग्रेन साइज नंबर में होता है, ग्रेड अल्फ़ाबेट में होता है। तो कोर्स, मीडियम, फाइन, वेरी फाइन। तो कोर्स हमारा 10 से 24, मीडियम हो जाएगा 30 से 60 और फाइन हमारा होगा 80 से 180, वेरी फाइन होगा 220 से 600। इसमें एक बात याद रखेंगे, यहाँ पर जो लिखा हूँ, नंबर बड़ा तो ग्रेन का साइज उतना ही छोटा यानी फाइन होगा। ये देखिए 600 नंबर, 500, 400, 320, 280, 240, 220, ये हमारे वेरी फाइन के अंदर आएंगे। तो हमारे ग्रेन साइज हो गया क्लियर। अब मैं आपको स्ट्रक्चर भी समझा देता हूँ इसी क्वेश्चन में कि ग्राइंडिंग व्हील पर एब्रेसिव ग्रेन्स के बीच में जितना अंतर रखा जाता है वह व्हील का स्ट्रक्चर कहलाता है। स्ट्रक्चर को नंबरों में इंगित करते हैं जो कि प्रायः 1 से 16 नंबर तक होते हैं। यानी कि देखिए ग्राइंडिंग व्हील पर एब्रेसिव ग्रेन्स के बीच में जितना अंतर रखा जाता है, जैसे कि यहाँ पर एब्रेसिव ग्रेन्स होंगे कहीं 2, मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये है पेपर, तो हमारा ग्राइंडिंग व्हील के अब घर्षक ग्रेन्स ये हो गए, इनके बीच में गैप है, तो ये हमारे ज़्यादा गैप है ना, तो ये हमारे डेंस स्ट्रक्चर हो जाएंगे। और अगर ये ओपन स्ट्रक्चर हो जाएंगे। अगर ग्राइंडिंग व्हील के ग्रेन्स के बीच में बहुत कम अंतर है तो हमारे डेंस स्ट्रक्चर हो जाएंगे। ये देखिए इसे करके ग्राइंडिंग व्हील बन गए, तो इनके बीच में बहुत कम गैप है। पर ये इनके बीच में काफ़ी गैप है। एक कण से दूसरे कण, एब्रेसिव ग्रेन से दूसरे एब्रेसिव ग्रेन्स के बीच काफ़ी गैप है, तो हमारा ओपन स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो हमारे यही हो जाते हैं जो हमारा स्ट्रक्चर होता है उसके हमारे 2 ग्रुप होते हैं। पहला ग्रुप होता है, दूसरा ग्रुप है। तो पहला ग्रुप 1 से 8 हो जाता है और दूसरा 9 से 16 हो जाएगा। यानी कि हमारा एब्रेसिव ये स्ट्रक्चर जो होता है 1 से 16 नंबर तक का होता है। ठीक है, इतना क्लियर होगा वो उस क्वेश्चन को अब हम आसानी से आंसर कर पाएंगे। तो मैं इस क्वेश्चन को बताता हूँ कि ये यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए है ग्रेड। ग्रेड आपको बता चुका हूँ, अल्फ़ाबेट में होता है। तो लेकिन ए को टिक, ऑप्शन नंबर ए को टिक नहीं मारेंगे क्योंकि हमारा एब्रेसिव होता है, ये विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे। तो हमारा जो ग्रेड होता है वो हमारा नंबर 3 पे आ जाएगा जे। अभी बताया, इससे पहले ए से एच होता है, आई से पी, क्यू से जेड, तो हमारा ग्रेड हो जाएगा ए का 3 हो जाएगा। ग्रेन साइज अभी एक्सप्लेन किया जस्ट 60 हो जाएगा। टाइप ऑफ एब्रेशन ए हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर ए, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। तो अब इसका देख लेते हैं कि कौन सा होगा। इसमें से हम जैसे कि हमको 2 चीज़ पता है और हमको आंसर नहीं पता, तो हमको जो पता, जैसे कि सबको पता होगा टाइप ऑफ एब्रेशन जो होता है घर्षण का प्रकार,
वो हमारा ए होगा या तो सी होगा। तो हम देख लेते हैं सी का 1 होना चाहिए और ग्रेड हमको पता है या ग्रेन साइज पता है या नंबर ऑफ स्ट्रक्चर पता है। तो मान लेते हैं कि सबसे आसान एक और होता है, वो होता है ग्रेन साइज, जो कि हमारे बड़े नंबरों में होगा। तो 60 है। तो हम ये देख लेते हैं कि सी का 1 होना चाहिए और बी का 2 होना चाहिए। तो मैच करिए कॉलम। सी का 1, ऑप्शन ए में सी का 4 है, इनकरेक्ट। ऑप्शन बी में सी का 3 है, इनकरेक्ट। ऑप्शन सी में सी का 1 है, ये हमारा आंसर हो सकता है। ऑप्शन डी में भी सी का 1 है। अब यहाँ पे फंस जाएंगे हम, तो अगर हमको किसी एक का पता है लेकिन हमको दूसरा का पता होना जरूरी है, तो हमारा और कौन सा पता था, ग्रेन साइज, जो कि हमारा 60। हमको एक चीज़ और भी पता थी, मान लीजिए हमको 2 चीज़ें पता है, 4 नहीं पता, 2 पता है, तो हमको पता है ग्रेन साइज जो होता है वो हमारा 60 में नंबर हो जाएगा। तो हमारा बी का 2 होना चाहिए, बी का 2 होना चाहिए। बी का 2 दिया है इसमें, ग्रेन साइज होता है हमारा, बी का 60 होना चाहिए। तो इसमें बी का 2 कौन सा ऑप्शन दिया है, बी का 2 दिया है टाइप ऑफ एब्रेशन। अब घर्षण पढ़कर तो सी का 1 होना चाहिए था। नंबर ऑफ स्ट्रक्चर, तो ये डी का 4 होना चाहिए था। तो सी का 1 और डी का 4, तो सी का 1 और डी का 4 हमारा ऑप्शन डी है। लेकिन इसमें बी का 3 दिया है, ये गलत दिया है। ग्रेन साइज जो होता है हमारा 60 होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को, इस बुक्स को आंख बंद करके करेक्ट नहीं मानेंगे, क्योंकि हमको 2 चीज़ तो हमको पता कर ली कि सी का 1 होगा, टाइप्स ऑफ एब्रेशन यानी अपघर्षण का प्रकार, तो हमारा ऑप्शन 1 हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट हुआ। और हमारा ये नंबर ऑफ स्ट्रक्चर यानी कि संरचना की संख्या जो है हमारी, ये 6 हो जाएगा, डी का 4 हो गया। ये रुकिए, इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये तो सी का 1 डी का 4 यही है। लेकिन जो हमारा ऑप्शन डी दिया है, इसका ए का 2 देखते हैं। ग्रेड हमारा, ग्रेड जो है ए का 2 नहीं हो सकता, ए का 3 होना चाहिए था, क्योंकि ग्रेड में नंबर होता ही नहीं है। ग्रेड में तो हमारा अल्फ़ाबेट होता है, जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन डिस्कस किया है कि घिसाई पहिए की कठोरता निम्न द्वारा विनिर्दिष्ट की जाती है। तो हमारा आंसर था वर्णमाला का परीक्षण, यानी कि हमारा अल्फ़ाबेट वाला आंसर सही था। और हमने बुक्स में भी देखा है कि हमारा ये नंबर, ये ग्रेड जो होता है वो हमारा अल्फ़ाबेट में होना चाहिए था। लेकिन यहाँ ग्रेड का ए का कौन सा दे दिया है, डी में ए का 2 दे दिया है, 60, जो कि ग्रेड नहीं ग्रेन साइज है। इसलिए इस बुक्स में भी काफ़ी एरर्स हैं। तो इसका जब तक थ्योरी या कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक इसके आँख बंद करके इसको यकीन नहीं मानिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा कि कोई भी 2 ऑप्शन पकड़ के चलेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। बाकी चारों आसान है याद करना, इसको आप याद कर सकते हैं ऐसे 51A 46L 5V 23। मैंने इसको याद किया है, आप भी इसको याद कर लें, तो इसमें किसी भी बुक्स में होगा फिर कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि ग्राइंडिंग से कुछ लिमिटेड क्वेश्चन ही होते हैं। उसमें का सिर्फ आप ये अगर ये चीज़ याद रखेंगे तो आपको किसी न किसी एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तब वहाँ आप अटकेंगे नहीं। सिंपल है, 51A 46L 5V 23, जिसमें से 51 और लास्ट का 23 हमारे किसी काम के नहीं होते हैं, और शुरू हमारा ए से होता है। तो ए हमारा पहला तो हमारा एब्रेसिव का टाइप होता है, फिर हमारा ग्रेन साइज होता है, फिर हमारा 5V, फिर हमारा ग्रेड हो जाएगा, स्ट्रक्चर हो जाएगा। इस तरह से इसको याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस अपघर्षक का प्रयोग अलौह धातुओं की लैपिंग के लिए किया जाता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है कि हमारा जो लैपिंग, होनिंग और बफिंग है, ये हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये ग्राइंडिंग का नहीं है लेकिन सरफेस फिनिश का है, और ग्राइंडिंग भी हमारे एक तरीके का सरफेस फिनिश का ही ऑपरेशन है। तो इस क्वेश्चन को हम मान लेते हैं कि ग्राइंडिंग में हो सकता है, हालांकि ये क्वेश्चन हमारा सरफेस फिनिश का है। तो अलौह धातुओं की लैपिंग के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एल्युमिनियम ऑक्साइड, ऑप्शन बी सिलिकॉन कार्बाइड, ऑप्शन सी डायमंड, ऑप्शन डी बोरॉन कार्बाइड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम ऑक्साइड। इस क्वेश्चन को हम ज़्यादा अच्छे से जब सरफेस फिनिश पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसके एक्सप्लेन करेंगे कि अलौह धातुओं की और नॉन फेरस मटेरियल के लिए किस प्रकार के एब्रेसिव का यूज होता है। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड। इसका मैं वहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, अभी मैं इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता कि सही हो या नहीं हो, लेकिन अलौह धातुओं की अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग याद रखेंगे कि अलौह धातुओं की लैपिंग के लिए हम एल्युमिनियम ऑक्साइड का यूज करते हैं। ये लैपिंग होनिंग उसमें पढ़ेंगे तब वहाँ देख लेंगे क्वेश्चन।
अभी क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, ग्राइंडिंग का ही, जो ग्राइंडिंग से रिलेटेड है उसको ही देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिसीजन ग्राइंडिंग मशीन टाइप, निम्नलिखित में से कौन सा प्रिसीजन ग्राइंडिंग मशीन का प्रकार है। यानी कि हमारे ग्राइंडिंग मशीन बहुत सारे होते हैं, तो इनमें से प्रिसीजन ग्राइंडिंग यानी सूक्ष्मता से जो ग्राइंडिंग करते हैं, हाई एक्यूरेसी के साथ फिनिश देते हैं, वो कौन सी ग्राइंडिंग ऑपरेशन है। ऑप्शन है टूल एंड कटर ग्राइंडिंग मशीन, ऑप्शन बी हैंड ग्राइंडिंग मशीन, ऑप्शन सी फ्लेक्सिबल सॉफ्ट ग्राइंडिंग मशीन, ऑप्शन डी एब्रेसिव बेल्ट ग्राइंडिंग मशीन। तो इसमें से हमारा ये जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टूल एंड कटर ग्राइंडिंग मशीन। ये हमारा प्रिसीजन ग्राइंडिंग ऑपरेशन है। जबकि जिसमें से हैंड ग्राइंडिंग मशीन है, इसमें जो एक्यूरेसी उतनी अच्छी नहीं आती है। फ्लेक्सिबल सॉफ्ट ग्राइंडिंग मशीन है, इसमें भी एक्यूरेसी उतनी अच्छी नहीं आती है। एब्रेसिव बेल्ट ग्राइंडिंग मशीन है। ये तीनों हमारे नॉर्मल ग्राइंडिंग ऑपरेशन है, ये हमारे ये प्रिसीजन ग्राइंडिंग मशीन के ऑपरेशन के अंतर्गत नहीं आते। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा ऑप्शन ए, टूल एंड कटर ग्राइंडिंग मशीन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, कटिंग टूल विथ सेवरल थाउजेंड्स ऑफ कटिंग एजेस इज, कई हजारों कर्तन कोर सहित कर्तन उपकरण होते हैं। आप ये क्वेश्चन का आंसर आप बड़े आसानी से कर पाएंगे कि ऐसा कौन सा हमारा कटिंग टूल होता है जिसके हमारे हजारों कटिंग एजेस होते हैं। इसका मैं बताता हूँ आपको, तब तक इसका आप करेक्ट आंसर इसका आप लोगों ने गेस कर लिया होगा कि जो हमारा लेथ कटिंग टूल है, ड्रिल है, ग्राइंडिंग व्हील है, मिलिंग कटर है, तो जिसमें से असंख्य कटिंग एज वाला जो हमारा होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन, ग्राइंडिंग व्हील। क्योंकि ग्राइंडिंग व्हील हमारा होता है असंख्य कटिंग कड़ होते हैं, कटिंग एजेस होते हैं सिर्फ ग्राइंडिंग। जबकि हमारी जो ड्रिल मशीन है ये एंड कटिंग सिंगल पॉइंट है, ड्रिल हमारा सिंगल पॉइंट एंड कटिंग टूल है जो कि हमारा ऑब्लिक कटिंग टूल होता है। तीसरा होगा लेथ कटिंग टूल, सिंगल पॉइंट है। ग्राइंडिंग व्हील तो ऐसे असंख्य है, मल्टी बहुत सारे, इसमें सेवरल थाउजेंड्स ऑफ कटिंग एजेस होते हैं। मिलिंग कटर, इसमें भी सिंगल पॉइंट ही होता है, बस एक चक्री के जैसे बना होता है मिलिंग कटर। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी ग्राइंडिंग व्हील होगा, यानी ग्राइंडिंग चक्र। इसकी एक्सप्लेनेशन है कई हजारों कर्तन कोर सहित कर्तन उपकरण ग्राइंडिंग पहिया होता है क्योंकि यह छोटे छोटे एब्रेसिव कणों से मिलकर बना होता है जो कटाई कड़ होते हैं। ठीक है, कोई काम की नहीं थी बाकी इस एक्सप्लेनेशन। इसका देखते हैं नंबर, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी ईजी था। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। द ग्रेड एज ए टू एच ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील रिप्रेजेंट्स, ग्राइंडिंग पहिए का ग्रेड ए एच प्रतिनिधि करता है। मैंने अभी आपको लास्ट क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में हमने देखा है कि जो हमारे ग्राइंडिंग व्हील के जो ग्रेड होते हैं, जो कि हमारे ग्रेड किससे संबंधित होता है, हमारा कठोरता से संबंधित होता है ग्राइंडिंग व्हील की। तो हमारा ये ग्राइंडिंग व्हील की कठोरता से ग्रेड संबंधित होता है। और हमारे ग्रेड कितने होते हैं, 3 ग्रेड के 3 ग्रुप होते हैं। जबकि स्ट्रक्चर जो होता है उसमें का स्ट्रक्चर जो होता है हमारा उसके 2 ग्रुप होते हैं, और हमारे ग्रेन साइज होता है उसके 4 ग्रुप होते हैं। तो हमको सबसे पहले याद रखेंगे कि ग्राइंडिंग पहिए का ग्रेड हमारा ग्राइंडिंग व्हील की कठोरता दर्शाता है। और जो ग्रेड होते हैं ग्राइंडिंग व्हील के 3 ग्रेड होते हैं जो कि ए से जेड की ओर बढ़ते जाते हैं। अभी क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में देखा था, जहाँ पे मैंने ए इज स्मॉलर देन ए जेड से लिखा था, यानी कि ए इज वहाँ पास ए सॉफ्ट होगा और जेड हमारा हार्ड होगा। तो हमारा ग्राइंडिंग पहिए का ग्रेड एच प्रतिनिधित्व करता है ए से एच। अब इसका ऑप्शन देख लेते हैं, क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ ऑलरेडी। अब इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है द व्हील फ्रॉम विच एब्रेसिव ग्रेन्स कैन बी इजिली डिसलॉज्ड, पहिया जिसमें से अपघर्षी ग्रेन्स को आसानी से विस्थापित किया जा सकता है। द व्हील फ्रॉम विच एब्रेसिव ग्रेन्स कैन बी इजिली डिसलॉज्ड, ये नहीं ऑप्शन है हमारे काम का। देखते हैं ऑप्शन बी देखते हैं। द व्हील फ्रॉम विच एब्रेसिव ग्रेन्स आर हार्ड टू डिसलॉज, ऑप्शन सी रेफर्स टू द एब्रेसिव पार्टिकल साइज बीइंग बिग, ऑप्शन डी रेफर्स टू द एब्रेसिव पार्टिकल साइज बीइंग स्मॉल। ए से एच जो होता है वो हमारा सॉफ्ट ग्रेड होता है। तो हमारा ये ग्रेड होता है, ग्रेड हमारा ग्राइंडिंग पहिए की कठोरता को दर्शाता है। तो इसका हम देखते हैं कि हिंदी में पढ़ते हैं, पहिया जिसमें से अपघर्षी ग्रेन्स को विस्थापित करना कठिन है। ये हिंदी समझ से बाहर है। ऑप्शन सी की हिंदी देखते हैं, अपघर्षी कण के आकार का बड़ा होने को इंगित करता है। ग्रेड हमारा अपघर्षी कण के आकार को बड़ा होने को इंगित नहीं करता। हमारा स्ट्रक्चर जो होता है वो हमारे ग्राइंडिंग पहिए का
बड़ा होने को इंगित करता है, आकार कण का आकार का बड़ा होना। ऑप्शन डी है अपघर्षी कण के आकार का छोटा होने को इंगित करता है। नहीं, जो आकार जो अपघर्षी कण का आकार होगा वो हमारा सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर से पता चलेगा कि किस स्ट्रक्चर का है, तो उसके आकार क्या होगा, उसके बीच बॉन्ड कितना होगा, या फिर ग्रेन्स जो होता है ये हमारे अपघर्षी कण के आकार छोटा होगा तो हमारे ग्रेन्स ऐसे दोनों चीज़ डिसाइडेड होंगी। तो ऑप्शन सी और डी तो नहीं हो सकता। ऑप्शन बी देखते हैं, पहिया जिसमें से अपघर्षी ग्रेन्स को विस्थापित करना कठिन, इसकी हिंदी नहीं इंग्लिश देखते हैं। द व्हील फ्रॉम विच एब्रेसिव ग्रेन्स आर हार्ड टू डिसलॉज, यानी कि जो पहिया होगा हमारा ग्राइंडिंग व्हील का जो होगा उसके जो अपघर्षी कण होंगे उनको हार्ड से डिसलॉज किया जाएगा, यानी कि उसको जब कटिंग करेंगे तो बड़ी मुश्किल से वो अपघर्षी जो एब्रेसिव ग्रेन्स होंगे ग्राइंड किसी मटेरियल की ग्राइंडिंग करने पर वो जो एब्रेसिव ग्रेन्स जो होंगे जो मटेरियल को कटिंग करेंगे वो बड़ी मुश्किल से बाहर निकलेंगे। और ऑप्शन ए था हमारा, ऑप्शन ए था यहाँ पे कि द व्हील फ्रॉम विच एब्रेसिव ग्रेन्स कैन बी ईजिली डिसलॉज्ड, पहिया जिसमें से अपघर्षी ग्रेन्स को आसानी से विस्थापित किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, इसलिए ए होगा। इसको बताता हूँ क्योंकि यहाँ पर देखिए हमारा ए बताया था कि ए से जेड में ए सॉफ्ट होता है और जेड हमारा हार्ड होता है। इसका मतलब यही होता है कि हमारा जो हार्ड जो होगा वो कठिनाई से विस्थापित होगा और जो हमारा सॉफ्ट होगा वो हमारा आसानी से विस्थापित हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पे ए ग्रेड वाला व्हील सॉफ्ट और जेड वाला हार्ड होता है। इसका मतलब यही है कि ए ग्रेड वाला व्हील सॉफ्ट हो गया यानी कि उसके एब्रेसिव ग्रेन्स आसानी से कटिंग करते समय बाहर निकल जाएंगे, और जेड वाला हार्ड होता है यानी कि वो कटिंग करते समय जल्दी से नहीं निकलेंगे, यानी ज़्यादा देर तक कटिंग कर पाएगा, यानी जल्दी से विस्थापित नहीं होगा, विस्थापित होना उसका मुश्किल होगा। तो अब ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि ए से एच क्वेश्चन तो सही है, इसके ऑप्शन थोड़ा सा टफ थे, अच्छा था, हालांकि ये इसरो ग्राइंडर का फिटर का नहीं है लेकिन फिर भी टॉपिक था तो हमने इसको क्लियर कर लिया कि द व्हील ए से एच है। तो अगर ए से एच दिया है तो द व्हील फ्रॉम विच एब्रेसिव ग्रेन्स कैन बी ईजिली डिसलॉज, क्योंकि हमारा सॉफ्ट ग्रेड में आता है पहिया का ग्रेड, क्योंकि ग्रेड के हमारे 3 ग्रुप होते हैं, एक होता है हमारा सॉफ्ट ग्रेड होता है ए से एच, तो सॉफ्ट ग्रेड होगा तो उसके इजीली डिसलॉज हो जाएंगे, यानी कि अपघर्षी ग्रेन्स को आसानी से विस्थापित किया जा सकता है। ठीक है, अगर आई से पी होंगे, अगर यहाँ पे आई से पी होता, फिर से एक बार दिखाता हूँ, ये देखिए अगर यहाँ पे ए से एच है सॉफ्ट है, ए से एच है तो आसानी से विस्थापित हो जाएगा, मीडियम है आई से पी है तो आसानी से विस्थापित नहीं होगा, और हार्ड है क्यू से जेड तो बड़ी कठिनाई से विस्थापित होगा। ठीक है, ये चीज़ समझ जाइए इस क्वेश्चन के, क्योंकि ये ग्राइंडिंग का क्वेश्चन था। इसरो किसमें का है, ये जो ग्राइंडर का क्वेश्चन है ना कि फिटर ट्रेड का क्वेश्चन है, मतलब ये थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है क्योंकि ग्राइंडर के ट्रेड में पूछा गया है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल सही होगा। तो इस चीज़ को इस तरह समझेंगे कि अगर ए से एच है तो आसानी से ईजिली डिसलॉज हो जाएगा। ठीक है, और अगर क्यू से जेड होता तो हार्ड टू डिसलॉज होता। ठीक है, क्यू से जेड वाला बॉन्ड ग्रेड जो होता हमारा हार्ड होता तो कठिनाई से डिसलॉज होता, यानी कि विस्थापित करना कठिन होता, और आई से पी होता तो थोड़ा सा ज़्यादा मीडियम टाइप से वो डिसलॉज होता है, यानी कि थोड़ा सा फोर्स लगाने के बाद ही डिसलॉज होता। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देख ले, तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए से एच था तो हमारा ईजिली डिसलॉज हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ग्राइंडर व्हील के ग्रेड का अर्थ है कि बॉन्ड एब्रेसिव कणों को कितनी मजबूती से पकड़ता है। ठीक है, ये अभी अपन किए थे, और इसी चीज़ को हम ना एक वो बोलते हैं डिग्री ऑफ बॉन्ड, यानी कि बॉन्ड की डिग्री भी इसे बोलते हैं, अर्थात व्हील की कठोरता बॉन्ड पर निर्भर करती है। जिस बॉन्ड का व्हील एब्रेसिव कणों को बहुत देर तक पकड़े रहता है उसे हाई ग्रेड का व्हील कहते हैं। जो बॉन्ड कणों को जल्दी छोड़ देते हैं उसे सॉफ्ट ग्रेड व्हील कहते हैं। इसे अंग्रेजी के ए से जेड अक्षर द्वारा दर्शाया जाता है। देखिए ए से एच, आई से टी, नहीं ये टी नहीं होगा, यहाँ पे हो जाना चाहिए आई से पी होना चाहिए, और यू से जेड नहीं क्यू से जेड होना चाहिए। देखिए पता नहीं ये किस बुक्स में है, जो कि मेरे पास अभी जितनी भी बुक्स हैं 5 या 6 हैं, तो उसमें से मैं ए से एच, आई से पी और क्यू से जेड देखा हूँ। किसी बुक्स में मैं आई से टी नहीं देखा, यू से जेड नहीं देखा। आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए ए से एच है, मीडियम है ए से एच, आई और आई से पी, ये देखिए ए से एच, आई से पी
और Q से Z, ये देखिए Q से Z है, ये मेरी है, मेरे पास है ये फिटिंग सिद्धांत बाई बलबीर सिंह है ना, फिटर ट्रेड थ्योरी। अब इसके अलावा मैं आपको ये जो एशियन की बुक होती है निमी की, वो भी प्रोफेसर बलबीर सिंह और GS सेठी की है, उसको मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये देखिए पेन कहाँ गया, ये इसमें देखिए आप सॉफ्ट A से H, I से P, Q से Z, ये मेरी हो गई, ये एशियन वाली हो गई, ठीक है, एशियन वाली बलबीर सिंह हो गई। अब आपको इसके अलावा मैं रॉयल पब्लिकेशन की भी दिखा देता हूं कि इसमें इसमें क्या दिया है। ये देखिए इसमें A से F है, मान लेते हैं GH इसमें इधर रख दिया है रॉयल में, G से H, और यह W से Z है, इसमें U से Z है, तो इसमें थोड़ा सा एक फेरबदल, लेकिन U से Z नहीं है, W से, इसमें W से Z दे दिया है, ठीक है। ज़्यादा बुक जिसमें जाएगी उसकी ओर हम जाएंगे। तो अभी ये जो बलबीर सिंह है और एशियन की बुक है वो ज़्यादा थोड़ा सा ऑथेंटिक होती है एज़ कम्पेयर टू रॉयल पब्लिकेशन। अब इसके अलावा मैं आपको दिखा देता हूँ, एशियन पब्लिकेशन की हो गई है, बलबीर सिंह हो गई, रॉयल हो गई। उसके अलावा मैं आपको दिखा देता हूँ अरिहंत से, ये देखिए ये हमारी अरिहंत की फिटर थ्योरी। इसमें देखते हैं ग्राइंडिंग व्हील के जो ये ग्रेड हैं, जो हमारे 3 ग्रुप होते हैं ना, तो हम उसको देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर फिर से वही बात, मुलायम यानी सॉफ्ट का A से H, मध्यम I से P, और कठोर हो जाएगा Q से Z। इसमें भी हमारा वही है ग्राइंडिंग व्हील के ग्रेड, ठीक है। तो फिर से हम वापस आ जाते हैं, तो हम अपने थ्योरी पे फिर से वापस आते हैं, ग्राइंडिंग व्हील। अब इसके भी अलावा ये तो हमारे हो गए इतने, इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ, ये था हमारा इसमें का, ये हम क्वेश्चन नंबर 9 पे हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूँ जो हमारी जो मोस्ट ऑथेंटिक बुक होती है उसको भी मैं रखा हूँ, वो हमारी है निमी की बुक, उसको देखते हैं। फिटर थ्योरी बुक्स में इसमें हमारे 2nd सेम में है थ्योरी। उसमें क्या दिया है, फिटिंग असेंबली, ड्रिलिंग, फिटिंग असेंबली, टर्निंग। तो ड्रिलिंग में ही हमारा ये हमारा ड्रिलिंग में होगा हमारा ग्राइंडिंग, ड्रिल, रीमर, रीमिंग, ड्रिलिंग के दोष कारण ग्राइंडिंग पर। ये देखिए यहाँ पर ग्राइंडिंग व्हील के लिए मानक चिन्ह पेज नंबर 46 पे जाते हैं, 46। हाँ, ये है हमारा, ये जो अभी हम पढ़ रहे थे ग्राइंडिंग व्हील का स्पेसिफिकेशन होता है ना 51, जो मैंने याद किया है 5146 H5V8। अब इसमें हम लोग वो चीज़ क्लियर कर लेते हैं जो हमारा डाउट है कि इसमें ग्राइंडिंग व्हील का जो ग्रेड होता है, यहाँ देखिए रॉयल में भी जो था वही चीज़ हमारा इसमें भी है कि A से F है, इसमें बलबीर सिंह में A से I था, यहाँ से G से V है, और W से Z इसमें है, यानी कि रॉयल वाला ज़्यादा करेक्ट होगा हमारे निमी के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारा निमी ही चलता है, लेकिन ज़्यादातर हमारा ये वाला भी चल जाएगा, क्या बोलते हैं बलबीर सिंह वाला, क्योंकि मैक्सिमम एग्जाम में बलबीर सिंह का ही डेटा होगा, A से H, I से P, Q से Z, जबकि इसमें A से F, G से V और W से Z इसमें दिया है, W से, ये W से Z दे दिया इसमें A से। तो ठीक है, इसलिए बुक्स की जानकारी होना चाहिए। तो अब हम अपने फिर से क्वेश्चन में आ जाते हैं, वहीं पे हमारा क्वेश्चन था फिटर क्वेश्चन बैंक का। ये इस बुक्स का मेरे पास हार्ड कॉपी भी है, जिसकी मैं PDF आपको खोल के पढ़ा रहा हूँ। ये था इसका 206 नंबर था, पेज नंबर, ये नहीं, पेज नंबर 206।
ये पेज नंबर 206। क्वेश्चन नंबर 10 में थे। ये हमारा ये हो गया। चल ठीक है, इतना समझ लेंगे। ऐसे एच है, किसी में आई से टी दिया तो आई से वी दिया है, किसी में यू से जेड, लेकिन ऐसे एच आई से पी क्यू से जेड। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है सिलिकॉन कार्बाइड व्हील्स आर बेस्ट सूटेड टू ग्राइंड। सिलिकॉन कार्बाइड चक्र ग्राइंड करने हेतु सर्वोत्तम होते हैं। यानी कि हमारे ग्राइंडिंग व्हील, दो प्रकार के ग्राइंडिंग व्हील्स बने होते हैं, ब्रेसेस बने होते हैं। एक होता है हमारा एल्युमिनियम ऑक्साइड और दूसरा होता है हमारा सिलिकॉन कार्बाइड। इस एल्युमिनियम ऑक्साइड को ए से डिनोट करेंगे, सिलिकॉन कार्बाइड को सी से करेंगे। तो ये एल्युमिनियम ऑक्साइड और सिलिकॉन कार्बाइड में से यहाँ क्वेश्चन में पूछा है कि सिलिकॉन कार्बाइड के व्हील्स का आर बेस्ट सूटेड टू ग्राइंड, यानी कि सिलिकॉन कार्बाइड के ग्राइंडिंग व्हील का प्रयोग किस प्रकार की धातु की ग्राइंडिंग करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन ए देखते हैं, कॉपर एंड एल्यूमिनियम। ऑप्शन बी, कार्बन स्टील्स एंड हाई स्पीड स्टील्स। ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मैं आपको बता देता हूँ उस क्वेश्चन के पहले, फिर बुक से होगा तो दिखाऊंगा मैं कि इसमें बुक्स में क्या दिया। अभी इसको देखें कि जो हमारा दो टाइप के हमारे एब्रेसिव होते हैं, एक हो जाएगा हमारा एल्युमिनियम ऑक्साइड और दूसरा हो जाएगा हमारा सिलिकॉन कार्बाइड। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड जो होता है हमारा, वो हमारा हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ वाली धातुओं की ग्राइंडिंग करने के लिए यूज होता है, जिसमें से एलॉय स्टील, टूल स्टील, हाई स्पीड स्टील आते हैं, जिनकी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। उच्च तनन सामर्थ्य, जिनमें हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, वो हमारे एल्युमिनियम ऑक्साइड से ग्राइंडिंग व्हील का यूज करके उनकी ग्राइंडिंग करते हैं। और जो हमारा लो टेंसाइल स्ट्रेंथ वाली चीज़ें होती हैं, जिसमें से माइल्ड स्टील, कॉपर, कास्ट आयरन, ब्रास हो गया, ये हमारी लो टेंसाइल स्ट्रेंथ वाली चीज़ें हैं। जैसे कास्ट आयरन हो गया, माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन, कॉपर, हमारा लो टेंसाइल स्ट्रेंथ वाली चीज़ हो जाएंगी। तो इनका हमारा जो ग्राइंडिंग के लिए व्हील यूज होगा हमारा सिलिकॉन कार्बाइड। तो हमारा ऑप्शन देखिए कि हमारे ऑप्शन में लो टेंसाइल स्ट्रेंथ वाली चीज़ें कौन सी हैं। तो ऑप्शन ए, कॉपर एंड एल्यूमिनियम। ऑप्शन बी, कार्बन स्टील्स एंड हाई स्पीड स्टील्स। ऑप्शन सी, बोथ एंड बी। ऑप्शन सी और डी तो ऑप्शन होंगे नहीं इसमें, तो हम देख लेते हैं कार्बन स्टील एंड हाई स्पीड स्टील, ये हमारे हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ वाली चीज़ें हैं। तो हमारा ऑप्शन बी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ वाले होने की वजह से एल्युमिनियम ऑक्साइड होता, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता। ऑप्शन ए देखिए, सिलिकॉन कार्बाइड है और सिलिकॉन कार्बाइड हमारा यूज होता है लो टेंसाइल स्ट्रेंथ वाली, यानी कॉपर एंड एल्यूमिनियम, ताम्र एवं एल्यूमिनियम। तो हमारा ऑप्शन ए अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं सही है। ऑप्शन ए, सिलिकॉन कार्बाइड चक्र पहिए ताम्र एल्यूमिनियम या नर्म धातु पर ग्राइंड करने हेतु सर्वोत्तम उपयुक्त होता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड चक्र पहिए इस्पात एवं पिटुआ लोहा या कठोर धातु पर ग्राइंड करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसको मैं आपसे एक बार बुक से दिखा देता हूँ। ये रहे हमारा कैमरा और ये बुक। यहाँ पर देखिए, एल्युमिनियम ऑक्साइड वाला ग्राइंडिंग व्हील बहुत ही कड़ा होता है। इसका अधिकतर प्रयोग हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ वाली धातुओं जैसे एलॉय स्टील, टूल स्टील तथा हाई स्पीड स्टील आदि पर किया जाता है। ठीक है, इस एब्रेसिव को अंग्रेजी के अक्षर ए से इंगित करते हैं। देखिए इसमें मैं शॉर्ट ट्रिक में लिखा हाई टेंसाइल स्टील AS TS HSS, यानी AS से एलॉय स्टील, TS से टूल स्टील, HSS से हाई स्पीड स्टील। अब नंबर 2 पे है सिलिकॉन कार्बाइड। तो सिलिकॉन कार्बाइड वाले ग्राइंडिंग व्हील को अधिकतर प्रयोग लो टेंसाइल स्ट्रेंथ वाली धातु जैसे ब्रास, ब्रॉन्ज, कॉपर, कास्ट आयरन आदि के यूज के लिए किया जाता है। अब हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ और लो टेंसाइल स्ट्रेंथ से ये समझेंगे कि हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ वो होंगे जिन धातुओं को आपस अगर खींचा जाए उनको तो ज़्यादा विरोध करेंगी, और तो इनकी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी कि उच्च तनन सामर्थ्य, यानी कि इनको खींचने पर भी ये अपने आप को बनाए रखेंगे वैसे शेप साइज को, ज़्यादा इसका रेसिस्ट करेंगी। और जो लो टेंसाइल स्ट्रेंथ वाली चीज़ें होंगी वो आसानी से खींच जाएंगी। तो बाय डिफ़ॉल्ट लो टेंसाइल स्ट्रेंथ वाली चीज़ें हमारी मुलायम भी होंगी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 था। अब इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अब हमारे इसके क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन है 11, द एल्युमिनियम ऑक्साइड व्हील्स आर बेटर सूटेड टू ग्राइंड। अभी लास्ट क्वेश्चन का हमने कॉन्सेप्ट देखा है, मैंने भी बताया और बुक से भी दिखाया है, वो पता होगा तो आप इसको आसानी से आंसर कर पाएंगे। ऑप्शन ए, क्वेश्चन फिर से बताता हूँ,
द एल्यूमिनियम ऑक्साइड व्हील्स आर बेटर सुटेड टू ग्राइंड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड चक्र खाली स्थान ग्राइंड करने हेतु बेहतर उपयुक्त हैं। यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड व्हील का यूज हम किस प्रकार की धातुओं की ग्राइंडिंग करने के लिए करते हैं। तो इसका ऑप्शन ए है हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ स्टील्स कार्बन स्टील्स, यानी उच्च तनन बल इस्पात कार्बन इस्पात। ऑप्शन बी लो स्ट्रेंथ कॉपर एंड एल्यूमिनियम, निम्न बल ताम्र एवं एल्यूमिनियम। ऑप्शन सी है वल्कनाइज्ड रबर। ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस, उपरोक्त कोई नहीं। तो इसका हमने जैसे क्वेश्चन को डिस्कस किया था कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, सिलिकॉन कार्बाइड लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट हमारा ऑप्शन है हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ स्टील्स कार्बन स्टील, अलॉय स्टील, टूल स्टील, हाई स्पीड स्टील, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसको देखिए यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन भी दी है। आंसर ए एल्यूमिनियम ऑक्साइड चक्र पहिया उच्च इस्पात कार्बन इस्पात ग्राइंड करने हेतु बेहतर और उपयुक्त होता है, क्योंकि ग्राइंडिंग के नियम के अनुसार कठोर पदार्थ पर मृदु अपघर्षक पहिया का प्रयोग होता है तथा नर्म धातुय पदार्थ पर कठोर अपघर्षक पहिए का प्रयोग करते हैं। ये हमारा एक जनरल रूल होता है टेक्निकल लाइन में कि हार्ड धातु के लिए सॉफ्ट ग्रेड और सॉफ्ट धातु के लिए हार्ड ग्रेड की चीज़ें यूज होती हैं। इसको भी मैं आपसे बुक से दिखा देता हूँ। ये हमारा आ जाता है डिग्री ऑफ बॉन्ड में। ये देखिए बॉन्ड की डिग्री। ग्राइंडिंग करते समय एब्रेसिव ग्रेन्स को बॉन्ड आपस में पकड़े रखता है और उन्हें आश्रय देता है। एब्रेसिव डिग्री से पता लगता है कि एब्रेसिव ग्रेन्स को बॉन्ड द्वारा हल्के से पकड़ा गया या दृढ़ता से पकड़ा गया। यहाँ देखिए सॉफ्ट हल्के बॉन्ड वाले व्हीलों का प्रयोग ड्रिल हार्ड कटिंग टूल्स और हार्ड दृढ़ बॉन्ड वाले व्हीलों का प्रयोग सॉफ्ट मटेरियल्स के लिए किया जाता है। ये देखिए यहाँ पर सॉफ्ट बॉन्ड हार्ड मटेरियल ड्रिल हार्ड कटिंग टूल और हार्ड बॉन्ड सॉफ्ट मटेरियल, ये इसको उल्टा होता है। यहाँ पर भी बताया था कि ए ग्रेड वाला व्हील सॉफ्ट और जेड वाला हार्ड होता है। हार्ड धातु के लिए सॉफ्ट और सॉफ्ट धातु के लिए हार्ड ग्रेड का व्हील प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन को अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इतना क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 11 से। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। टंगस्टन कार्बाइड की लैपिंग के लिए इनमें से कौन सा एब्रेसिव का उपयोग किया जाता है। इसको बड़ा कर लेता हूँ, आंसर न दिख पाए आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 12, टंगस्टन कार्बाइड की लैपिंग के लिए इनमें से कौन सा एब्रेसिव का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन है सिलिकॉन कार्बाइड, ऑप्शन बी डायमंड, ऑप्शन सी बोरॉन कार्बाइड, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो हम जानते हैं कि ये जो हमारा टंगस्टन कार्बाइड हो गया, सिरेमिक्स हो गया, सिलिकॉन कार्बाइड हो गया, इन सब की लैपिंग के लिए हम सिर्फ एक इनसे भी कठोर धातु कौन सी होती है हमारी डायमंड होती है। तो हमको इनकी लैपिंग के लिए सबसे कठोर हो जाएगा हमारा एलिमेंट में हमारा ये हो जाएगा डायमंड हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टंगस्टन कार्बाइड। अच्छा लैपिंग का क्वेश्चन है तो लैपिंग में ठीक है, लैपिंग हो होनिंग हो या कोई भी ऑपरेशन होता है जिनमें से जो सबसे कठोर धातु नहीं होती डायमंड, जो सबसे कठोर पदार्थ होता है डायमंड, उसका यूज हम इस तरह के कठोर अपने उससे कम हार्डनेस वाले पदार्थों की लैपिंग होने के लिए करते हैं। जैसे कि टंगस्टन कार्बाइड की लैपिंग करना है तो इसको हो जाएगा हमारा डायमंड हो जाएगा। हालांकि ये क्वेश्चन सरफेस फिनिश का है, तो जब उस टॉपिक को पढ़ेंगे तब इस क्वेश्चन को वहाँ भी डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, द प्रॉपर्टीज ऑफ ए गुड एब्रेसिव मटेरियल आर। अच्छे अपघर्षी सामग्री का गुणधर्म होते हैं, यानी कि जो हमारा अच्छे अपघर्षक ग्रेन होते हैं, अपघर्षी कण होते हैं, उनके क्या गुणधर्म, उनके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, किस तरह होनी चाहिए। तो ऑप्शन है इट शुड हैव हाई डक्टिलिटी एंड प्लास्टिसिटी, इसमें उच्च तन्यता और प्लास्टिसिटी होना चाहिए। ऑप्शन बी इट शुड हैव हाई हार्डनेस एंड टफनेस, इसमें उच्च कठोरता और मजबूती होनी चाहिए। ऑप्शन सी शुड हैव लो रेजिस्टेंस ऑफ फ्रैक्चर, फ्रैक्चर से कम प्रतिरोध होना चाहिए। ऑप्शन डी इजीली मेलेबल, आसानी से घातवर्धनी। इस क्वेश्चन को आंसर देखने से पहले मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि इसका मतलब कि कॉन्सेप्ट क्या होता है। एक गुड एब्रेसिव मटेरियल से जो हमारा अच्छा अपघर्षी पदार्थ होगा जिसको हम ग्राइंडिंग व्हील बनाना चाहते हैं, तो हम उसमें जो कटिंग करने के लिए जो अपघर्षी पदार्थ मिलाते हैं, एब्रेसिव मटेरियल मिलाते हैं, तो एब्रेसिव मटेरियल हमारे किस तरह होने चाहिए जिससे हमारा काम हो जाए। हाई डक्टिलिटी एंड प्लास्टिसिटी, यानी उसमें उच्च तन्यता और प्लास्टिसिटी होनी चाहिए, यानी कि जिस पदार्थ से हम ग्राइंडिंग व्हील बना रहे हैं और उससे हम कटिंग कर रहे हैं, तो अगर उसमें हाई डक्टिलिटी और प्लास्टिसिटी होनी चाहिए। यानी डक्टिलिटी वो होती है जो जिससे हम क्या करते हैं कि किसी मटेरियल को तार के रूप में ड्रॉ कर सकते हैं, तार के रूप में खींच सकते हैं। हमारी डक्टिलिटी का गुण होता है जो हम मेटलर्जी चैप्टर में पढ़ेंगे।
और प्लास्टिसिटी को शायद हम हिंदी में सुघट्यता भी बोलते हैं। तो प्लास्टिसिटी वह गुण होता है जिससे कि हम उसको किसी भी लोड के अंतर्गत वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाए। तो अब बताइए कि डक्टिलिटी और प्लास्टिसिटी होने से क्या कोई मटेरियल ब्रेक होता है, ब्रिटल होगा, टूटेगा? अगर दोनों ही कंडीशन में हमारा जो एब्रेसिव ग्रेन होगा वो डक्टाइल और प्लास्टिसिटी उसके अंदर होगा, तो वो जब कटिंग करेगा और वो ख़राब हो जाएगा तो वो ग्राइंडिंग व्हील से ना तो टूटेगा और ना ही बाहर निकलेगा, यानी कि वो प्लास्टिसिटी आ जाएगी, फैल जाएगा। डक्टिलिटी रहने से वो लंबी वायर के रूप में खिंच जाएगा फंस के, लेकिन वो टूटेगा नहीं। तो ऐसे में क्या कटिंग हो पाएगी? तो ऐसे में कटिंग नहीं हो सकती। तो हमारा ऑप्शन ए हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी देखते हैं, इट शुड हैव हाई हार्डनेस एंड टफनेस, इसमें उच्च कठोरता और मजबूती। तो अब देखिए जितने भी हमारे कटिंग टूल होते हैं उसमें हार्डनेस और टफनेस का होना बहुत ज़रूरी है। हार्डनेस यानी कि काटने की क्षमता आ जाती है हार्डनेस के साथ, और टफनेस यानी चिमड़ता होती है जो हमारे की मतलब शॉक रेजिस्टेंस भी बनाती है, मोड़ने मरोड़ने का विरोध करती है। तो अगर हार्डनेस और टफनेस होगी, जी मैक्सिमम कटिंग टूल्स में हार्डनेस और टफनेस का गुण होता है, हालांकि टेम्परिंग भी होती है, लेकिन उसको दूर कर वो ब्रिटलनेस होती है तो उसको दूर करने के लिए हम टेम्परिंग कर देते हैं, लेकिन उसमें मेन हार्डनेस और टफनेस होनी चाहिए। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा हार्डनेस और टफनेस हो जाएगा। देखिए इसमें है। अब ऑप्शन सी को एक्सप्लेन करता हूँ, शुड हैव लो रेजिस्टेंस टू फ्रैक्चर, फ्रैक्चर से कम प्रतिरोध, यानी कि टूटने फूटने से कम प्रतिरोध तो नहीं, टूटने फूटने से अधिक प्रतिरोध होना चाहिए। मतलब कि अगर हल्का से झटका लगे तो टूट जाना चाहिए, जैसे कि ग्राइंडिंग व्हील के जो एब्रेसिव ग्रेन्स होते हैं, अगर वो झटका लगेंगे तो जल्दी टूटेंगे, तभी तो नए ग्रेन्स आएंगे, वो नई कटिंग करेंगे। अगर वो हाई रेजिस्टेंस हो जाएंगे, मतलब लो रेजिस्टेंस टू फ्रैक्चर यानी कि कम प्रतिरोध करेंगे फ्रैक्चर का, तो वो कभी अपने ग्राइंडिंग व्हील से हटेंगे ही नहीं। और हमको ये पता होता है कि ग्लेजिंग हो या लोडिंग दोष हो, इसके लिए हमारे जो ग्रेन्स होते हैं उनका हटना बहुत ज़रूरी होता है। तो कम प्रतिरोध नहीं, अधिक प्रतिरोध होना चाहिए। ज़्यादा प्रतिरोध करेंगे तो जल्दी से टूट के हट जाएंगे। ऑप्शन डी इजी मैलिएबल, इजी मैलिएबल यानी आसानी से आघात वर्धनीयता। तो अगर मैलिएबिलिटी हमारा भी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल होता है, इसमें क्या करते हैं हम पीट करके किसी मेटल को शीट के रूप में ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें से हमारा सोना जो होता है वो हमारा मैलिएबल धातु है, प्लेटिनम हो गया, सोना हो गया, तो मैलिएबल होगा तो भी ये कटिंग करते समय हमारा ग्राइंडिंग व्हील से अलग नहीं होगा। तो हमको चाहिए कि हमारा ग्राइंडिंग व्हील से वो अलग होना चाहिए, टूट करके जल्दी उसके अब घर्षी कण जो होते हैं एब्रेसिव ग्रेन्स वो अलग होने चाहिए। इसलिए ऑप्शन बी था कि उच्च कठोरता और मजबूती होना चाहिए हमारे जो ग्राइंडिंग व्हील होगा। तो द प्रॉपर्टीज ऑफ अ गुड एब्रेसिव मटेरियल आर शुड बी हैव हाई हार्डनेस एंड टफनेस, यानी कि एक अच्छे अपघर्षी पदार्थ का गुणधर्म होता है कि वो हार्डनेस हो और टफनेस हो उसमें। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अच्छे अपघर्षी सामग्री का गुणधर्म उसमें उच्च कठोरता और मजबूती का गुण होता है। ग्राइंडिंग व्हील धातु को काटने वाला वह पदार्थ है जो बहुत ही कठोर हार्ड होता है तथा धातु को सुगमता से काटने की शक्ति रखता है। उसे अपघर्षी एब्रेसिव कहते हैं। दो प्रकार होता है, नेचुरल एब्रेसिव, आर्टिफिशियल एब्रेसिव। हो गया, इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं पहले भी। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। सैंडस्टोन, कोरंडम एंड डायमंड आर, बालुकाशम, कुरंडम एवं हीरा होते हैं। तो नाम से ही कि नेचुरल ही होते हैं। हमारे ये जो अपघर्षी पदार्थ होते हैं हमको प्राकृतिक से जो मिलते हैं, हमारे प्राकृतिक होते हैं। हमारे एब्रेसिव ग्रेन्स जो होते हैं, एब्रेसिव जो मेन होते हैं वो हमारे दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा नेचुरल होता है और दूसरा होता है हमारा आर्टिफिशियल। तो जो हमारा नेचुरल होता है एमरी, कोरंडम और डायमंड होते हैं। ठीक है, ये हो गया नेचुरल एब्रेसिव। आर्टिफिशियल एब्रेसिव हो जाएंगे एल्युमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड, जिसके बारे में पहले डिस्कशन कर चुके हैं इसमें। तो हमारे ये सब हैं हमारे नेचुरल एब्रेसिव हैं। तो इसका 14 का आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा नेचुरल एब्रेसिव यानी प्राकृतिक अपघर्षक। ये भी सिर्फ ग्राइंडर का है ना कि फिटर का, लेकिन ग्राइंडिंग जो चैप्टर है वो फिटर में है, तो हमारा इसको भी कोई दिक्कत नहीं इसको यहाँ सॉल्व करने में। तो हमारा नेचुरल एब्रेसिव हो जाएगा। ऑप्शन बी सिंथेसिस एब्रेसिव यानी संश्लेषक अपघर्षक यानी एक प्रकार का कृत्रिम अपघर्षक जिसको हम बनाते हैं, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी आर बाइंडर मटेरियल, बाइंडर सामग्री, ये भी नहीं, नन ऑफ द अबव। तो इसमें से हो जाएगा करेक्ट आंसर ए हो जाएगा।
इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आंसर ए, सैंडस्टोन, कोरंडम एवं हीरा प्राकृतिक अपघर्षण होते हैं। वे एब्रेसिव जो खानों से प्राप्त होते हैं जिन्हें बिना किसी रासायनिक परिवर्तन को तैयार किया जाता है उसे नेचुरल एब्रेसिव कहते हैं, जैसे सैंड, कोरंडम, एमरी आदि होते हैं। ठीक है, इसको देख चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। यहाँ पर इसका आंसर नहीं दिया। ठीक, द कार्बोरेंडम व्हील्स आर नथिंग बट, कार्बोरेंडम चक्र कुछ नहीं बल्कि खाली स्थान होते हैं। ऑप्शन ए, सिलिकॉन कार्बाइड एब्रेसिव व्हील्स, ऑप्शन बी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एब्रेसिव व्हील्स, ऑप्शन सी, डायमंड एब्रेसिव व्हील्स, ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। तो कार्बोरेंडम व्हील्स आर नथिंग बट होते, कार्बोरेंडम चक्र कुछ नहीं बल्कि सिलिकॉन कार्बाइड एब्रेसिव व्हील्स, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एब्रेसिव व्हील्स, डायमंड एब्रेसिव व्हील्स। तो इसमें इसका कार्बोरेंडम भी हमारा शायद ये नाम तो फिटर में नहीं है, कार्बोरेंडम व्हील्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शायद सिलिकॉन कार्बाइड होगा इसका। 15 का क्वेश्चन आंसर ए होना चाहिए। देखते हैं, सही है। कार्बोरेंडम चक्र कुछ नहीं बल्कि सिलिकॉन कार्बाइड अपघर्षित चक्र होता है। ये इसका नया नाम हो गया। कार्बोरेंडम चक्र कुछ नहीं बल्कि सिलिकॉन कार्बाइड अपघर्षित चक्र होता है। यह कार्बन तथा सिलिकॉन के रासायनिक संयोजन से प्राप्त किया जाता है। सामान्यतः विद्युत भट्टी में बनाया जाता है। देखिए क्वेश्चन ग्राइंडर का है तो इसकी ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाते हैं। जो हमारा फिटर से रिलेटेड रहेगा वही उसी को देखेंगे। बुक्स में मतलब क्वेश्चन का कलेक्शन तो है लेकिन स्पेसिफिक ट्रेड से नहीं है, क्योंकि इस बुक्स में पहले ही कहा कि ये फिटर इसमें है ऑटोमोबाइल, टर्नर, मशीनिस्ट, डीजल मैकेनिक और फिटर ट्रेड के लिए है। तो मिक्स्ड क्वेश्चन होंगे, प्योर क्वेश्चन नहीं होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें देख लेते हैं फिर भी। क्वेश्चन नंबर 16 है, द ग्रिप विथ विच द बॉन्ड होल्ड्स द एब्रेसिव इज नोन एज। ग्रिट जिससे बॉन्ड अपघर्षक पकड़ता है खालिस्तान को कहते हैं ग्रिट। ग्रिट या ग्रेन, जिस ग्रिट को ग्रेन भी कहते हैं, जिससे बॉन्ड अपघर्षी को पकड़ता है को कहते हैं ग्रेन साइज। स्ट्रक्चर ऑफ ग्राइंडिंग व्हील, ऑप्शन सी ग्रेड ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील, ऑप्शन डी है टाइप ऑफ एब्रेसिव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि द ग्रिप विच द बॉन्ड होल्ड्स द एब्रेसिव इज नोन एज। तो हम जानते हैं कि जिससे बॉन्ड एब्रेसिव को पकड़ता है वो उसकी कठोरता कहलाती है। कठोरता को हमारा क्या होता है? ग्रेड होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होना चाहिए कि ग्रेड ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील। तो आ गया करेक्ट आंसर सी, ग्रिट जिससे बॉन्ड अपघर्षी को पकड़ता है ग्राइंडिंग व्हील के पहिए के बॉन्ड को कहते हैं। बॉन्ड के द्वारा ग्राइंडिंग व्हील के पहिए की कठोरता को प्रकट करता है। इसको हम लोग शुरू के क्वेश्चन में डिस्कस किए हैं स्टार्ट में कि ग्रेड क्या होता है। ग्रेड और डिग्री ऑफ बॉन्ड क्या होती है? ये होती है बॉन्ड की कठोरता जिससे कि वो अपघर्षी ग्रेन को पकड़ता है। तो ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। एब्रेसिव आर यूज्ड इन, अपघर्षण का उपयोग खालिस्तान में किया जाता है। ऑप्शन ए लेथ मशीन, ऑप्शन बी मोर्टाइजिंग मशीन, ऑप्शन सी ड्रिलिंग मशीन, ऑप्शन डी सैंडर मशीन। तो हमारा जो एब्रेसिव ग्रेन्स का यूज किस में किया जाता है? लेथ मशीन में नहीं होता, इसमें सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है। मोर्टाइजिंग मशीन नहीं पता क्या होती है। ऑप्शन सी ड्रिलिंग मशीन, ड्रिलिंग मशीन में हमारा हाई स्पीड स्टील का एक कटिंग टूल होता है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है जो ऑब्लिक कटिंग करता है। और सैंडर मशीन यानी ये सैंड यानी कि यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सैंडर मशीन को एक तरीके का हम इसमें भी हम एब्रेसिव ग्रेन्स का यूज करते हैं। सैंड यानी सैंड का मतलब भी रेत होता है और रेत में भी एब्रेसिव का गुण होता है। तो इससे भी हम करेक्ट आंसर कर लेंगे कि सैंडर मशीन हो जाएगी हमारे करेक्ट आंसर। अब घर्षण का उपयोग सैंडर मशीन में किया जाता है। इसका उपयोग लकड़ी पर किया जाता है। ठीक है, ये भी ग्राइंडर कारपेंटर का था क्वेश्चन। ये देखिए, फिर भी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आसानी से क्वेश्चन को कर पाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। लेटे हुए समतल तलों को कौन सी विधि द्वारा ग्राइंडिंग की जाती है? यानी कि जो फ्लैट होते हैं, लेटे हुए होते हैं, सरफेस पे होते हैं। तो हमारा ऑप्शन है सिलेंड्रिकल ग्राइंडर, ऑप्शन बी सरफेस ग्राइंडर, ऑप्शन सी है फेस ग्राइंडर, ऑप्शन डी सेंटरलेस ग्राइंडर। तो लेटे हुए समतल यानी फ्लैट सरफेस होगी तो उसको हम सरफेस ग्राइंडर से कर पाएंगे। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सरफेस ग्राइंडिंग। इस ग्राइंडिंग विधि में क्षैतिज लेटी हुई सतहों की ग्राइंडिंग की जाती है। इसमें कारखंड को आगे पीछे तथा दाएं बाएं गति करने वाली मेजों पर पकड़ा जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ सरफेस ग्राइंडिंग। यहाँ पास है सरफेस ग्राइंडर। इस ग्राइंडर का मुख्य प्रयोग जॉब की समतल सरफेस को बनाने के लिए किया जाता है। इस मशीन से किसी जॉब के साइज को सूक्ष्मता से फिनिश किया जाता है। केवल हाईलाइटेड वाला हिस्सा पढ़ेंगे
कि जो सरफेस ग्राइंडर होता है इसका मुख्य प्रयोग जॉब की समतल सरफेस यानी फ्लैट सरफेस बनाने के लिए किया जाता है। इस मशीन से किसी जॉब के साइज को सूक्ष्मता से फिनिश किया जा सकता है। ठीक है, ये हो गया हमारा फ्लैट सरफेस ग्राइंडर। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में जिन कारखंडों को हाथ से उठाकर ग्राइंडिंग मशीन तक नहीं लाया जा सकता वहाँ कौन सा ग्राइंडर प्रयोग होता है? बेंच ग्राइंडर, ऑप्शन ए बेंच ग्राइंडर, ऑप्शन बी पोर्टेबल ग्राइंडर, ऑप्शन सी फ्लेक्सिबल ग्राइंडर, ऑप्शन डी सेंटरलेस ग्राइंडर। तो हमको पता है जिन कारखंडों को हाथ से उठाकर ग्राइंडिंग मशीन तक नहीं ले जा सकते तो हम ग्राइंडर को ही ले जाएंगे। तो हमारा वो ग्राइंडर हमारा पोर्टेबल टाइप होना चाहिए। ऑप्शन ए बेंच ग्राइंडर। बेंच ग्राइंडर में हम बेंच पे ही फिक्स रहता है ग्राइंडर, कारखंड उस कारखंड को लाते हैं। पोर्टेबल ग्राइंडर, हाँ, जहाँ पे कार्य बड़ा होता है वहाँ पर हम पोर्टेबल ग्राइंडर का यूज़ करते हैं। फ्लेक्सिबल ग्राइंडर, ये भी उतना ज़्यादा दूर नहीं ले जाया जा सकते, इसमें फ्लेक्सिबल शाफ्ट लगी होती है। ऑप्शन डी सेंटरलेस ग्राइंडर। तो सेंटरलेस ग्राइंडर का प्रयोग हम सिलेंड्रिकल जॉब की ग्राइंडिंग करने के लिए करते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पोर्टेबल ग्राइंडर। ये देख लेते हैं यहाँ पोर्टेबल ग्राइंडर। इसका अधिकतर प्रयोग कास्टिंग या लोकोमोटिव शॉप में वेल्डिंग की हुई जॉब की ग्राइंडिंग की जाते हैं। यह ग्राइंडर हाथ में पकड़कर प्रयोग की जाती है। हमारा पोर्टेबल ग्राइंडर होगा जो कि ज़्यादा ही एक्यूरेटली नहीं बनाते हैं। यहाँ पर शायद लिखा भी होगा कहीं कि, हाँ, दिखाता हूँ आपको पोर्टेबल ग्राइंडर। दिस इज़ आवर पोर्टेबल ग्राइंडर। ये देखिए, ये पहला हमारा बेंच ग्राइंडर फिगर देखिए, दूसरा हमारा पेडेस्टल ग्राइंडर और तीसरा है हमारा जो आंसर है हमारा पोर्टेबल ग्राइंडर। तो पोर्टेबल ग्राइंडर को देखते हैं। यह छोटे साइज का ग्राइंडर होता है जिस पर केवल एक ही व्हील फिट होता है, जबकि दूसरे जो बेंच ग्राइंडर और पेडेस्टल ग्राइंडर इनमें दो दो व्हील फिट होते हैं, जिनमें से एक में रफ ग्राइंडिंग होती है, एक में एक्यूरेट फिनिश ग्राइंडिंग होती है। जबकि पोर्टेबल ग्राइंडर होता है यह छोटे साइज का ग्राइंडर होता है जिस पर केवल एक ही व्हील फिट रहता है। इस ग्राइंडर को कार के पास ले जाकर प्रयोग में लाया जाता है, अर्थात इस ग्राइंडर का प्रयोग वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर कार बहुत बड़ा हो और उसे ग्राइंडर के पास ना ले जाया जा सके। इससे प्रायः रफ ग्राइंडिंग होती है। याद रखेंगे, पोर्टेबल ग्राइंडर से हमारा रफ ग्राइंडिंग होती है। फिर फ्लेक्सिबल शाफ्ट, देखिए फ्लेक्सिबल शाफ्ट भी क्वेश्चन ऑप्शन में है ना, तो उसका भी उसमें भी होगा, इससे प्राय रफ ग्राइंडिंग होती है। लेकिन इसमें लंबी फ्लेक्सिबल शाफ्ट होती है, इसको एक स्टैंड के साथ लगी मोटर साथ जोड़ दिया जाता है। फ्लेक्सिबल शाफ्ट के सिरे पर ग्राइंडिंग व्हील फिट रहते हैं। ग्राइंडर का प्रयोग भी कार के पास ले जाकर किया जाता है। लेकिन जहाँ तक ज़्यादा करेक्ट आंसर हमारा पोर्टेबल ग्राइंडर अगर दिया है तो हमारा उस ऑप्शन का करेक्ट आंसर पोर्टेबल ग्राइंडर होगा। यह हो गया हमारा, ये क्वेश्चन 19 की एक्सप्लेनेशन थी कि जिन कारखंडों को हाथ से उठाकर ग्राइंडिंग मशीन तक नहीं ले जाया जा सकता वहाँ कौन सा ग्राइंडर प्रयोग होता है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पोर्टेबल ग्राइंडर। क्वेश्चन 19 हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। उस टूल का नाम क्या है जिसमें छोटे छोटे कटिंग एज होते हैं, तो हमारा करेक्ट आंसर ग्राइंडर हो जाएगा बिना ऑप्शन को डिस्कस किए। क्वेश्चन नंबर 21, एक व्हील में एब्रेसिव बॉन्ड के मध्य का अंतर क्या कहलाता है? यानी कि क्वेश्चन को थ्योरी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारा एब्रेसिव ग्रेन्स होगा और बॉन्ड होगा, तो एब्रेसिव ग्रेन्स और बॉन्ड के बीच जो अंतर होता है उसको क्या कहते हैं? ग्रिट या ग्रेन साइज, ग्रिट या ग्रेन कहेंगे, आप घर से कड़ बोलते हैं उसको। ऑप्शन बी बॉन्ड, उसको बॉन्ड बोलते हैं। ऑप्शन सी ग्रेड बोलते हैं। ऑप्शन डी स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो ऑप्शन ए देखिए ग्रिट या ग्रेन, तो एक व्हील में एब्रेसिव एवं बॉन्ड के मध्य का अंतर क्या कहलाता है? क्या मध्य का अंतर ग्रिट या ग्रेन कहलाता है? नहीं, ग्रिट या ग्रेन तो हमारा एब्रेसिव ग्रेन होता है। ऑप्शन बी बॉन्ड या बाइंडर, तो बॉन्ड या बाइंडर तो हमारा सिर्फ बॉन्ड एब्रेसिव ग्रेन्स को पकड़ने कार्य करता है। ऑप्शन सी ग्रेड तो हमारा ग्राइंडिंग व्हील की हार्डनेस को दर्शाता है। डी स्ट्रक्चर, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि ग्राइंडिंग व्हील में एब्रेसिव एवं बॉन्ड के मध्य का अंतर हमारा स्ट्रक्चर कहलाता है, और स्ट्रक्चर हमारे 1 से 16 नंबर में होता है, जिसमें से पहले 1 से 8 नंबर का जो स्ट्रक्चर होता है हमारा डेंस स्ट्रक्चर होता है, जो कि हार्ड और ब्रिटल धातुओं के लिए यूज किया जाता है और स्मूथ फिनिश के लिए करते हैं। जबकि जो दूसरा जो हमारा ओपन स्ट्रक्चर होता है जिसका नंबर होता है 9 to 16 यानी 9 से 16 जो होता है नंबर का, हमारा ओपन स्ट्रक्चर, तो उसका प्रयोग हम सॉफ्ट और टफ मटेरियल की ग्राइंडिंग करने के लिए करते हैं और थोड़ा सा गहरा काट लेते हैं। इसको भी बुक्स में लिखा है, मैं उसको देख के बताता हूँ कहाँ है। यही चीज़ आपको भी दिखा देता हूँ बुक्स से कि हाँ स्ट्रक्चर ये हाथ देखिए
ये देखिए स्ट्रक्चर ग्राइंडिंग व्हील पर एब्रेसिव ग्रेन्स के बीच में, ग्राइंडिंग व्हील पर एब्रेसिव ग्रेन्स के बीच में जितना अंतर रखा जाता है वह व्हील का स्ट्रक्चर कहलाता है। स्ट्रक्चर को नंबरों में इंगित करते हैं, यानी कि स्ट्रक्चर को किस में दर्शाते हैं, नंबरों में इंगित करते हैं। क्वेश्चन हो सकता है हमारा, जबकि हमारा ग्रेड जो होता है, ग्रेड को अल्फ़ाबेट में इंगित करते हैं, डिनोट करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं। ये देखिए ग्रेड हो गया ना अल्फ़ाबेट में, जबकि ग्रेन्स को जो एब्रेसिव ग्रिट या ग्रेन्स उसको भी नंबर में दर्शाते हैं। तो हमारा 3 चीज़ में से ग्रेन साइज हो गया, ग्रेड हो गया, ग्रेन साइज, ग्रेड और स्ट्रक्चर, इनमें से ग्रेन साइज और स्ट्रक्चर को तो हम नंबर में दर्शाते हैं, जबकि ग्रेड को हम अल्फ़ाबेट में दर्शाते, जो कि हमारा क्वेश्चन भी था कि वर्णमाला परीक्षण था, वही वाला क्वेश्चन था हमारा। तो हमारा स्ट्रक्चर होता है हमारा नंबर में दर्शाया जाता है। तो ये देखिए ग्राइंडिंग व्हील पर एब्रेसिव ग्रेन्स के बीच में जितना अंतर रखा जाता है वह व्हील का स्ट्रक्चर कहलाता है। स्ट्रक्चर को नंबरों में इंगित करते हैं, जो कि प्राय 1 से 16 नंबर तक होते हैं। भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार इनको 2 ग्रुपों में बांटा गया, जैसा कि निम्न तालिका में दिखाया गया। देखिए फर्स्ट ग्रुप डेंस, सेकंड ग्रुप ओपन। 1 से 8 होता है फर्स्ट ग्रुप, होता है डेंस होता है, हार्ड और ब्रिटल तथा अच्छी फिनिश के लिए। दूसरा ग्रुप होता है जिसको ओपन कहते हैं, 9 से 16 सॉफ्ट और टफ मटेरियल के लिए करते हैं और गहरा काट लेते हैं। इसकी ट्रिक याद रखेंगे स्ट्रक्चर से। डू, DO, डू यानी करना होता है ना हिंदी में, अर्थ इंग्लिश में डू कहते हो। तो D फॉर डेंस, यहाँ लिख देता हूँ D और O, ये D है और ये O, डू। D से डेंस, O से ओपन, तो स्ट्रक्चर हो जाएगा डेंस और ओपन। इसका यहाँ देख लेते हैं जो बता रहा था, ये देखिए ये है डेंस 1 से 8, ओपन 9 से 16। याद कैसे रखेंगे, डू यानी करना, तो D फॉर डेंस, O से D से डेंस, O से ओपन। स्ट्रक्चर हमारी ट्रिक हो जाएगी, D से डू करना, यानी डेंस स्ट्रक्चर में डू होता है, तो D से डेंस, O से ओपन। तो डेंस स्ट्रक्चर वाले ग्राइंडिंग व्हील पर हार्ड और ब्रिटल धातुओं और ऐसे कार्यों पर प्रयोग में लाए जाते हैं जहाँ पर स्मूथ फिनिश लानी होती है। ठीक है, हार्ड और ब्रिटल और स्मूथ फिनिश के लिए ओपन स्ट्रक्चर वाले ग्राइंडिंग व्हील प्रायः सॉफ्ट और टफ धातुओं और ऐसे कार्यों पर प्रयोग में लाए जाते हैं जिन पर अधिक गहरा कट लेना होता है। ठीक है, स्मूथ फिनिश कठोर और भंगुर धातुओं के लिए, हार्ड और ब्रिटल मटेरियल के लिए डेंस स्ट्रक्चर। इसके बाद गहरा कट, मुलायम और चिम्मड़ेन सॉफ्ट और टफ धातुओं के लिए, यहाँ पर सॉफ्ट और टफ धातुओं और ऐसे कार्यों पर लिए जाते हैं जिन पर अधिक गहरा कट लेना होता है, तो यहाँ पर हमारा ओपन स्ट्रक्चर होता है। ये होगा इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 21 पूरी तरीके से क्लियर होता है, और ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आगे के क्वेश्चन भी आसानी से बन जाएंगे। आगे क्वेश्चन में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो उसकी एक्सप्लेनेशन के लिए हम लोग इतना देर नहीं रुकेंगे, डायरेक्ट आंसर टिक मारेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 था, एक व्हील में एब्रेसिव बॉन्ड के मध्य का अंतर कहलाता है। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा स्ट्रक्चर कहलाएगा। इसमें देखते हैं एक्सप्लेनेशन। स्ट्रक्चर, ग्राइंडिंग व्हील पर एब्रेसिव ग्रेन्स के बीच में जितना अंतर रखा जाता है वह व्हील का स्ट्रक्चर कहलाता है। स्ट्रक्चर को नंबरों में इंगित करते हैं, जो कि प्राय 1 से 16 नंबर तक होते हैं। इसे भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार 2 ग्रुप में बांटा जाता है, ए डेंस, दूसरा ओपन। इसकी ट्रिक मैंने आपको बताई, डी फॉर डेंस, ओ फॉर ओपन। तो 1 से 8 नंबर तक डेंस, 9 से 16 नंबर तक। और बताया भी था कि डेंस किन मटेरियल के लिए होगा। आप एक बार इसको मेरे को एक बार फिर से आप बताइए, डेंस और ओपन में जो हमारे नंबर दिए गए हैं ये किस चीज़ के लिए ये डेंस स्ट्रक्चर के जो ग्राइंडिंग व्हील होता है वो किस मटेरियल की ग्राइंडिंग के लिए होता है, और ओपन स्ट्रक्चर का जो ग्राइंडिंग व्हील होगा वो किस ग्राइंडिंग मशीन, ग्राइंडिंग मेटल्स की ग्राइंडिंग करने के लिए होगा। ये आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप लेक्चर से देख रहे हैं एकदम सही तरीके से तो आप इसको कमेंट करिए कि डेंस स्ट्रक्चर और ओपन स्ट्रक्चर के ग्राइंडिंग व्हील का यूज हम किस प्रकार की मटेरियल की ग्राइंडिंग के लिए करते हैं। ठीक है, कमेंट करेंगे इसको। और क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, वैसे दिखा देता हूँ इसका आंसर भी। नहीं पता होगा तो कुछ कर भी नहीं पाएंगे इसको, क्योंकि ऑब्जेक्टिव या MCQ रटने से काम नहीं चल सकता है, इसलिए आंसर आप लोग देख सकते हैं। इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। क्वेश्चन नंबर 22, ग्राइंडर पर लिखी मानक शब्दावली WA46 के 5B17 में V किसे प्रदर्शित करता है। तो सबसे पहले जो यहाँ पर स्पेसिफिकेशन है इंग्लिश में दी हुई है, इसमें से W, सबसे पहले का W लास्ट का 17 हटा दो, वो हमारे काम का नहीं होता है, क्योंकि जो हमारा लास्ट का और शुरू का लास्ट का होता है ना, स्टार्ट का सबसे पहले जो W है
और लास्ट का जो है 17 है, ये हमारा मैन्युफैक्चर सिंबल होता है जो कंपनी देती है। तो हमारे बीच के जो होते हैं ए से लीजिए, A46, K5V, ये हमारे काम के हैं। तो इस सबसे ए मैं आपको बताया था कि हमारे एब्रेसिव का टाइप जो होता है वो हमारे किस टाइप का होगा। यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछ लेता हूँ, ये क्वेश्चन में वी पूछा है, मैं वी नहीं पूछता, मैं ए पूछता हूँ, तो यहाँ पर ए जो होगा हमारे एब्रेसिव ग्रेन्स को दर्शाता है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता। अगर मैं पूछता कि ए किसके लिए दर्शाया गया है, तो एब्रेसिव का प्रकार हो जाता। और कौन सा प्रकार होता है? एल्युमिनियम ऑक्साइड, क्योंकि एल्युमिनियम ऑक्साइड के लिए ए का यूज करते हैं। और सिलिकॉन कार्बाइड होता तो यहाँ डब्ल्यू के बाद ए की जगह सी होता। फिर अगर मैं पूछ लेता कि यहाँ पर 46 किसके लिए होता है, तो ग्रेन साइज होता है हमारा 46। और फिर अगर मैं आपसे ये भी पूछ सकता था कि 46 हमारे किस ग्रेन्स के ग्रुप के अंतर्गत आता है, तो ये हो जाएगा हमारे ये एब्रेसिव का टाइप। और ए जो है हमारा एब्रेसिव का टाइप है, और 46 है जो हमारे एब्रेसिव ग्रेन का नंबर है। और फिर जो के होता है हमारा बॉन्ड होता है, वो बॉन्ड नहीं, वो होता है ग्रेड होता है। ये के जो के है हमारा ग्रेड होता है। और 5 जो होता है हमारा स्ट्रक्चर होता है। जो वी है हमारा सबसे आसान है क्वेश्चन में बता पाना, विट्रीफाइड बॉन्ड। तो हमारा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एब्रेसिव का प्रकार, ऑप्शन बी स्ट्रक्चर, ऑप्शन सी बॉन्ड का प्रकार, ऑप्शन डी मेन साइज। तो हमारा सी हो जाएगा बॉन्ड का प्रकार, क्योंकि वी दे दिया तो वी फॉर विट्रीफाइड बॉन्ड। ये हमारा जो चौथा एलिमेंट होता है स्पेसिफिकेशन का, चौथा एलिमेंट, पहला ए, दूसरा 46, तीसरा के, चौथा 5 और ये 5वां नंबर वी है। तो हमारा जो 5वें नंबर पे होता है हमारा बॉन्ड होता है। इसलिए जो स्पेसिफिकेशन आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि कई बार क्वेश्चन बोलता है कि ग्राइंडिंग व्हील की स्टैंडर्ड मार्किंग सिस्टम में हमारा जो चौथा एलिमेंट होता है वो किस चीज़ को दर्शाता है, तीसरा एलिमेंट होता है वो किस चीज़ को दर्शाता है। वहाँ पास मान लीजिए आपको ऐसी स्पेसिफिकेशन नहीं दी गई हो और क्वेश्चन पूछ लिया गया हो कि तीसरा एलिमेंट होता है ग्राइंडिंग व्हील स्टैंडर्ड मार्किंग सिस्टम का, जो तीसरा होता है एलिमेंट वो किस चीज़ के लिए होता है, तब वहाँ पास आपको इसकी स्पेसिफिकेशन याद होनी चाहिए। कौन सी मैं दिखाता हूँ, सारे बुक्स में अलग अलग हो सकता है, मतलब कि जहाँ पर वी की जगह सिलिकेट बॉन्ड दे सकता है, विट्रीफाइड बॉन्ड दिया यहाँ पर। ये देखिए ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। ये देखिए यहाँ से दिखा देता हूँ, 51A 46L 5B23, ये देखिए इसके ये है, दिखा देते हैं यहाँ पे, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बाकी बुक्स के में दिए ही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। इसमें आपको आंसर नहीं दिखाऊंगा, इसमें बस इतना देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, ग्राइंडर किस प्रकार का टूल होता है? सबसे आसान टूल होता है, मतलब सबसे आसान आंसर होगा ये हमारा। ग्राइंडिंग भी हमारे कटिंग ऑपरेशन है और इसमें असंख्य कटिंग एजेस होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ कटिंग एजेस होते हैं। नो मोर डिस्कशन अबाउट दिस क्वेश्चन नंबर 23। इसमें कोई ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे ऐसे क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। ग्राइंडिंग व्हील किन कड़ों द्वारा बनाया जाता है? तो एब्रेसिव कड़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 24 एब्रेसिव कड़ हो जाएंगे। इसमें देख लेते हैं कि कुछ काम का तो नहीं है। एब्रेसिव कड़ों से बनाया जाता है, जिसमें से हमारे एब्रेसिव कड़ दो प्रकार के होते हैं। कृत्रिम एब्रेसिव होते हैं, यानी एक नेचुरल एब्रेसिव होता है, आर्टिफिशियल एब्रेसिव होता है। तो ठीक था। अब क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। एब्रेसिव कणों की क्या विशेषता है? ए अत्यंत कठोर, बी ड्रेसिंग में सुगमता, और सी कटिंग में आसान, डी उपरोक्त सभी। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि हमारा कठोर होना चाहिए, ड्रेसिंग में सुगमता होनी चाहिए, यानी कि जब हमारा ग्लेजिंग और लोडिंग हो जाता है ग्राइंडिंग व्हील तो उसकी ड्रेसिंग करें तो ड्रेसिंग में भी सुगमता होनी चाहिए। और ऑप्शन सी कह रहा है कटिंग में आसान, तो बिल्कुल कटिंग तो आसान होनी चाहिए। मेन पर्पस होता है हमारा ग्राइंडिंग का कि हमारा कटिंग आसान हो। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज अबव, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 26, प्राकृतिक एब्रेसिव कौन से नहीं है? ऑप्शन है एमरी, ऑप्शन बी सिलिकॉन कार्बाइड, ऑप्शन सी कोरंडम, ऑप्शन डी बालू। तो हम जानते हैं कि एमरी, कोरंडम, बालू ये हमारे हो जाते हैं, और हीरा, डायमंड ये हमारे नेचुरल एब्रेसिव होते हैं, प्राकृतिक एब्रेसिव। और एल्युमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड ये हमारे आर्टिफिशियल एब्रेसिव होता है। तो इसका 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, इधर देख लीजिए इसमें का एक्सप्लेनेशन है। क्वेश्चन नंबर 26 की एक्सप्लेनेशन देखिए। इसे एक प्राकृतिक अपघर्षण, नेचुरल एब्रेसिव, इसे खानों से प्राप्त किया जाता है।
प्राकृतिक अपघर्षणों में हीरा, डायमंड, एमरी, ठोस क्वार्ट्ज, कोरंडम तथा बालू पत्थर यानी सैंडस्टोन आदि होते हैं। इन अपघर्षणों में अशुद्धता होने कारण का प्रयोग कम किया जाता है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जो हमारे नेचुरल एब्रेसिव होते हैं और हमारे जो आर्टिफिशियल एब्रेसिव होते हैं, तो नेचुरल एब्रेसिव का यूज हमारा बहुत कम किया जाता है। इसका रीज़न होता है कि इनके जो एब्रेसिव ग्रेन्स होते हैं उनका साइज एक जैसे नहीं होता है, और क्या बोलते हैं कि उनके मतलब हार्डनेस में भी प्रॉब्लम होती है और उसमें अशुद्धियाँ भी ज़्यादा होती हैं उनको करने में। मान लीजिए हार्डनेस तो हमको मिल जाएगी डायमंड से, लेकिन उसमें इम्प्योरिटीज़ ज़्यादा होंगी, अशुद्धियाँ ज़्यादा होंगी, और उनका आकार भी, जो उनके ग्रेन्स का आकार जो होता है वो हमारे एक जैसे नहीं होता। जबकि आर्टिफिशियल जो एब्रेसिव होते हैं, कृत्रिम अपघर्षण जो होते हैं, उनमें हमारा उनका आकार भी एक जैसा हो जाता है और उनमें क्या तो बोलते हैं कि अशुद्धियाँ भी कम होती हैं। कठोरता हम अपने अकॉर्डिंग केमिकल मिला करके उनको हार्ड भी कर सकते हैं। तो इसलिए हमारा प्राकृतिक अपघर्षण की जगह आर्टिफिशियल एब्रेसिव का यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। कृत्रिम एब्रेसिव कौन से होते हैं? आर्टिफिशियल एब्रेसिव। ऑप्शन ए एल्युमिनियम ऑक्साइड, ऑप्शन बी सिलिकॉन कार्बाइड, ऑप्शन सी एमरी, ऑप्शन डी उपरोक्त एवं बी। तो हमारा एमरी, कोरंडम, डायमंड, सैंड, क्वार्ट्ज जो हो गए, बालू पत्थर, सैंडस्टोन, क्वार्ट्ज, ये हमारे क्या थे? ये हमारे थे नेचुरल एब्रेसिव थे। कृत्रिम एब्रेसिव यानी आर्टिफिशियल तो कौन थे? एल्युमिनियम ऑक्साइड और सिलिकॉन कार्बाइड। जहाँ पे एल्युमिनियम ऑक्साइड को ए से दर्शाते हैं और सिलिकॉन कार्बाइड को हम सी से दर्शाते हैं। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त ए एवं बी दोनों। क्योंकि सी नहीं होगा, क्योंकि सी हमारा नेचुरल एब्रेसिव होता है। इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं बताऊंगा मैं, ये हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 28। कोरंडम किस प्रकार का एब्रेसिव? सबको पता होना चाहिए। अभी इसके बारे में लास्ट 2 क्वेश्चन में यही डिस्कस हो रहा है कि एमरी, कोरंडम, सैंडस्टोन, क्वार्ट्ज ये हमारे हो जाएंगे प्राकृतिक हो जाएंगे, ना ही कृत्रिम, ना ही कास्टेड। इसकी एक्सप्लेनेशन ज़्यादा नहीं रुकेंगे। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है ग्राइंडिंग व्हील कोड का पहला प्रतीक। ये देखिए, जिस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था ये वही क्वेश्चन है कि इसमें कोड का पहला प्रतीक जो होता है हमारा क्या होता है? बॉन्ड टाइप, ऑप्शन बी हो जाएगा एब्रेसिव टाइप, ऑप्शन सी हो जाएगा ग्रेन साइज, ऑप्शन डी है स्ट्रक्चर। तो इसको अगर आपको पता होगा, स्टैंडर्ड व्हील मार्किंग सिस्टम आपको पता होगा, तो उसमें हम जानते हैं कि जो हमारा, जैसे मैंने याद किया है कि 51A 46L 5V 23, जिसमें से मैं जानता हूँ कि शुरू का जो 51 है, लास्ट का 23 है, वो हमारे काम का नहीं है। वो कंपनी अपने हिसाब से देती है जो एब्रेसिव ग्रेन्स वगैरह का नंबर। लेकिन यहाँ पर जो पहला होता है ए, वो हमारा होता है एब्रेसिव का टाइप होता है। तो इसमें कौन सा आंसर? अच्छा, पहला ही पूछा है तो यहाँ पर आसानी से पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा कि एब्रेसिव का टाइप। ठीक है, जैसे मेरे को याद है, मैंने बता दिया कि पहला नंबर जो होगा ए होता है, या सी मिलेगा या ए मिलेगा। तो ए जो होता है हमारा एब्रेसिव का टाइप होता है। फिर उसके बाद कौन सा होता है? ए के बाद क्या आता है दूसरा नंबर पे? जैसे मैंने याद किया था 51A 46L, तो दूसरे पे 46 हो सकता है, 56 हो सकता है। तो हमारा ग्रेन के साइज को बताता है, दर्शाता है। एल क्या होता है? हमारा ग्रेड होता है, जो कि हमारा अल्फ़ाबेट में होता है, ए से एच, आई से पी, क्यू से जेड। तो एल जो हो जाएगा हमारा वो हमारा ग्रेड हो जाएगा। 5V फिर बाद में आता है, 5V 23। तो 23 हमारे काम का नहीं थे, तो 5V बचते हैं लास्ट में। तो 5 हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा, डेंस स्ट्रक्चर होता है और ओपन स्ट्रक्चर होता है। तो हमारा जो 5 होता है हमारे स्ट्रक्चर के अंतर्गत आ जाएगा। लास्ट में जो 5वें नंबर पे बचता है V, वो हमारा बॉन्ड को दर्शाता है। तो हमारा कौन सा, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और अगर 5वां तत्व पूछता, 5वां प्रतीक पूछता, तो हमारा बॉन्ड टाइप हो जाता। और हमारा दूसरा पूछता कि ग्राइंडिंग व्हील कोड का दूसरा प्रतीक कौन सा, तो हमारा ग्रेन साइज हो जाता, ऑप्शन सी हो जाता। ऑप्शन डी हमारा पूछता कि स्ट्रक्चर है, चौथा टाइप होता है ना, जैसे कि 51A 46L 5V 1 2 3 4, तो हमारा 5वें पे हो जाता है, चौथे पे हो जाता है, हमारा स्ट्रक्चर होता है। इसको मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। इसमें से शुरू के 2 को नहीं काउंट करेंगे, काउंटिंग यहाँ से होगी। देखिए 1 2 3 4 5 6, तो इसमें से हमारे 5 पे ही क्वेश्चन बनते हैं मैक्सिमम। तो 1 2 3 4 5 6, तो 5वें तक बनते हैं। तो देखिए 5वां हमारा बॉन्ड को दर्शाता है,
चौथा हमारा स्ट्रक्चर को दर्शाता है, पांचवा बॉन्ड को दर्शाता है, तीसरा हमारा ग्रेड को दर्शा रहा है, दूसरा हमारा ग्रेन साइज को दर्शा रहा है, पहला हमारा एब्रेसिव के टाइप को दर्शा रहा है। ये इसको आप ध्यान रखना, ये इम्पोर्टेंट है। अच्छे लेवल क्वेश्चन ये ऐसे बनेगा। ठीक है, तो अगली वीडियो में ग्राइंडिंग के पार्ट 2 में हम बॉन्ड तथा ग्रिड को डिस्कस करेंगे। इसके यहाँ पर हमारे 29 क्वेश्चन हो गए हैं, एकदम डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ हमारे 29 क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं। अब इसके बाद हमारे कितने क्वेश्चन बचेंगे, टॉपिक 2 होगा हमारे बॉन्ड तथा ग्रिड के बारे में। तो हमारे 30 से कितने क्वेश्चन होंगे, हमारे क्वेश्चन हो जाएंगे 58, यानी इसके जस्ट डबल समझ लीजिए, 29 29 दूनी 58, यानी कि अगले 29 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक इसको रिवाइज करिए बढ़िया से, जो है ग्राइंडिंग व्हील का कोड, प्रतीक वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए कि बॉन्ड किसको कहते हैं, ग्रेड किसको कहते हैं, स्ट्रक्चर क्या है, और ग्रेन्स किसको कहते हैं, और एब्रेसिव के सारे टाइप याद होने चाहिए। तो तब जाकर के आपका एक कंप्लीट चैप्टर होगा। तो इसके पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे बॉन्ड तथा ग्रिड। ग्रिड को ग्रेन भी बोलते हैं, तो बॉन्ड्स एंड ग्रिड, ये हमारा नेक्स्ट ग्राइंडिंग के जो लास्ट पार्ट होगा, पार्ट नंबर 2, उसमें हम इसके क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।